Welcome to you all. Am I audible to everybody? Yes, sir. Your voice is audible. Yes. Yes. Okay. Thank you very much. So, Mohit ji, shall I present this in entire English or Hindi English blending, whatever you want? सर आप इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके चलिए, कोई इशू नहीं है सर. ठीक है. Okay. Thank you, Mohit ji. अच्छा. So, let us straight away come to our subject. Today's subject: taxation of charitable trust. First of all, I'm thankful to Mohit ji for introducing me before you. और मोहित जी से मेरी एक दो बार ही बात हुई है, पर इट सीम्स इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन. उन्होंने मेरे बारे में जो अच्छी बातें कही, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ. आई एम रियली थैंकफुल टू मोहित जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू अवर बिफोर अवर members or before our professional colleagues. Friends, today we are going to discuss taxation aspect of charitable trust. Although in Income Tax Act there are only 3 sections, section 11 to 13, that deals with this concept of assessment and taxation of charitable institutions. But only these three sections out of so many sections of Income Tax Act, so many complicated intricacies are there in this entire 3 sections. कि बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके अलग अलग उस 3 सेक्शन के ऊपर बहुत सारे वर्डिक्ट्स हैं. एंड स्टिल इन स्पाइट ऑफ दैट, आफ्टर सो मेनी इयर्स, लॉ इज स्टिल नॉट सेटल्ड. बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी कंट्रोवर्सीज ओवर द पीरियड होती रहती है. तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि हाउ टू डील विथ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, उनका हमने रिटर्न्स किस तरह भरना चाहिए, क्या क्या कंप्यूटेशन बनाना और किस तरह से कंप्यूटेशन बनाना चाहिए, हेड ऑफ इनकम्स कैसे होते हैं, कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है. एंड लास्ट में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ इसकी मीटिंग, हमारे डेलिब्रेशन को हम क्लोज करेंगे. वो है सेक्शन 115, जो कि रिसेंटली 1 साल पहले जो इनकम टैक्स में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें वो जोड़ा गया है. और वो बहुत ज्यादा चैरिटेबल ट्रस्ट पे बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ने वाला है. एज अ प्रोफेशनल, एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी मस्ट टेक केयर ऑफ एंटायर थिंग. एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ई फाइलिंग इन चैरिटी इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, things are getting really very complicated. So let's start taxation of charitable trust. So before proceeding to charitable trust, let us understand what is the structure of non-profit making organization in India. हमारे यहाँ 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं. पहला है जो भी ट्रस्ट का फॉर्मेट में बनती है. दूसरी सोसाइटीज बनती हैं. सोसाइटी या मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी से मतलब नहीं है, दिस इज सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. एंड थर्ड इज सेक्शन 8 कंपनीज. हमारे यहाँ इंडिया में हर स्टेट का अपना चैरिटेबल एक्ट है करीब करीब, और जिन स्टेट में चैरिटेबल एक्ट नहीं है वहां पे इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1892 इज इन फोर्स. तो हमें ये देखना है कि वहां के किस सेक्शन के तहत चैरिटी में कोई संस्था रजिस्टर हो सकती है. तो जैसे अगर मैं महाराष्ट्र का लेता हूं तो महाराष्ट्र में 2 अलग अलग एक्ट हैं. एक बॉम्बे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट है और दूसरा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है. इन दोनों के अंदर भी आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कर सकते हैं. एंड थर्ड, वी आर ऑल नो अर्लियर इट सेक्शन 25 कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी. तो इनकम टैक्स एक्ट इन सबको इक्वल ट्रीटमेंट देता है. जहां तक इनके एग्जम्पशंस की बात हो, सेक्शन 80G की बात हो, FCRA की बात हो, एनीथिंग, चाहे डोनेशंस लेना है, चाहे डोनेशंस देना है, चाहे चैरिटेबल ऑब्जेक्ट पे काम करना है, ऑल आर बीइंग ट्रीटेड एट पार. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनीज? ये हमको इसलिए जानना जरूरी है कि इसका आगे जाके टैक्सेशन पे अलग इम्पैक्ट आता है. तो सबको मैंने 3, आपने अगर आपके सामने अगर ये पहले पिक्चर दिख रही होगी, एक मैंने पीपीटी शीट शेयर किया हुआ है कि किस किस चीज में क्या क्या रजिस्टर होता है और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं. तो अगर हम ट्रस्ट जाते हैं तो रिलेवेंट स्टेट एक्ट बताया, और मैंने आपको बताया था इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, दोनों में कोई एक ले सकते हैं. सोसाइटी होगा तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 महाराष्ट्र में है, आपके दिल्ली में, यूपी में सब अलग अलग उस एक्ट का नंबर हो सकता है. एंड सेक्शन 8 कंपनी मतलब इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013. इसका जो जुडिक्शन है ट्रस्ट का, वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार या चैरिटी कमिश्नर है ट्रस्ट के केस में. सोसाइटी केस में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी,
और सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रेशन की जहां तक सवाल है, ट्रस्ट में एज अ ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन मिलता है, सोसाइटी में एज अ सोसाइटी मिलता है, और सेक्शन 8 में सेक्शन 25 और सेक्शन 8 के अंदर कंपनी के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमको मिलता है। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, ट्रस्ट डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वी ऑल नो दिस थिंग। एज रिगार्ड स्टैम्प ड्यूटी, ट्रस्ट डीड नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपको ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करना है। सेम इज द केस सोसाइटी, बट एज फार एज company is concerned, certain filing fees or duty has to be paid while incorporating a company as per section 8. Members required in case of trust minimum 2 trustees, no upper limit. In case of society, minimum 7 managing committee meeting members, and in case of company, it has to be minimum 3 members has to be there. So these are the broadly 3 different type of charitable organization. लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन तीनों जगह रजिस्टर्ड नहीं है, स्टिल अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आपके चैरिटेबल काम करती है, तो भी आपको सेक्शन 11 to 13 का बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट इट। लाइक फॉर एग्जांपल, एवरी स्टेट इज हैविंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। नाउ दिस कमिटीज हैज बीन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1026 AAB, बट अर्लियर these committees were formed from the notification of state government, and they were eligible for registration under section 12AA or 12AB, and thereby they were entitled for benefits under section 11 to 13. So it is not necessary that these charitable organizations should register under these 3 categories, but if they are really doing something good, really doing something work for a charitable nature or for a general public at large, they still can get benefit under these sections. So what is the condition? So condition for charitable trust to be entitled under section 11. What are the conditions? Now we have to understand that. So the object of the trust has to be of charitable purpose as defined under section 215 or a religious purpose. 11 to 13 के लिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी चलती है और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मतलब मंदिर, मस्जिद, चर्च वो भी चलते हैं। ये दोनों चीज को हमको ध्यान रखना है। और द ट्रस्ट शुड बी होनली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, यानी खाली चैरिटेबल पर्पस के लिए हो सकता है, खाली रिलीजियस के लिए हो सकता है, और मे बी अ कॉम्बिनेशन दोनों के लिए भी हो सकता है। ट्रस्ट इनकम इज नॉट इंक्लूडेबल इन द हैंड ऑफ सेटलर और डोनर। जिसने ट्रस्ट के लिए पैसा दिया है या जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, उनके हाथ में ट्रस्ट की इनकम ऐड नहीं होना चाहिए। दिस इज प्राइमरी कंडीशन सेक्शन 11(1)(a). The trust has to be registered under section 12AB or 12AA1. Earlier section, जो old section था 12AA1, now with the new amendment it is 12AB. Audit of accounts of the trust is carried out when total income without giving effect to section 11, 10, 12 exceeds the exemption limit and audit report is filed along with return of income. तो अगर हमारे ट्रस्ट की ग्रॉस इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, ग्रॉस मतलब इनकम साइड के टोटल की इनकम इफ एक्सीड्स 2,50,000, देन वी हैव टू कैरी आउट ऑडिट अंडर सेक्शन 12AA एंड attach our report of audit along with the return of income before the due date specified under section 139(1). Please note, you have to file audit report before the due date. If you are filing after the due date, provisions of section 11 to 13 are not applicable, meaning thereby you are not entitled for any exemption under section 11 to 13 if you are not filing audit report in time. For assessment year 16, 17, 17, 18, those trusts who has filed audit report late, there is a circular from the government, CBDT, that says you can ask for the commissioner income tax exemption, कि हमारा जो डिले हुआ कंडोन कीजिए, दे विल डू इट कंपल्सरीली और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन henceforth from assessment year 1920, if you are not filing your audit report in time, you are not going to get benefits of section 11 to 13. और रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल नहीं हुआ होना चाहिए। सेक्शन 12AA3 और 12AA4 के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहना चाहिए। एंड
trust is not covered by Section 13. Section 13 is very important as far as Trust Act is concerned, Indian Income Tax Act is concerned, क्योंकि Section 13 says कि जिन लोगों के बेनिफिट के लिए if we are spending any amount for the settlers, their relatives, trustees, or their relatives, or in which their relatives are interested, then trust is not going to get any benefit under Section 11. So let us understand first what is charitable purpose. Charitable purpose has been defined under Section 215 as relief of poor. Any work by any charitable entity towards providing relief to the poor is covered under Section 215. Same is the case of education. Any trust जो secular education imparting कर रही है knowledge of education, जो शिक्षा के क्षेत्र में है, वो भी charitable purpose के अंदर इंक्लूड होती है. योगा लास्ट 4-5 years पहले योगा को भी चैरिटेबल पर्पस के अंदर इंक्लूड किया गया है. देन इट्स अ मेडिकल रिलीफ. एनी ट्रस्ट वर्किंग ऑन मेडिकल रिलीफ या किसी कोई ट्रस्ट अपना हॉस्पिटल चला रहा है जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए अंडर चैरिटी एक्ट, तो वो भी सेक्शन 215 के अंदर कवर होंगे. देन प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के लिए अगर कोई लोग काम कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए, सुधारने के लिए जो भी कोई ट्रस्ट इस दिशा में काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो एंटाइटल फॉर दिस पर्टिकुलर बेनिफिट. एंड देन प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट. एंड देन एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट वाली लाइन. काइंडली टेक केयर ऑफ दिस कि अगर हमारे कोई ऑब्जेक्ट इन शुरू के 5-6 सेट में नहीं बैठ रहे हैं, क्या वो एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में है? इफ इट इज देयर देन वी कैन क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 to 13. ये एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी क्या है, ये हर केस के पैरामीटर्स पे तय होंगे. स्टिल जब मैं मेरा प्रेजेंटेशन आगे लेके जाऊंगा, देन वेयर वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट वेरियस हाई कोर्ट सेज अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन. चैरिटेबल पर्पस जो प्रोवाइजो है सेक्शन 215 का, इसको हमको दो भागों में देखना पड़ेगा. एंड पर्पसली आई एम कीपिंग असेसमेंट ईयर अप टू 15-16 क्या पोजीशन है, बाद में क्या पोजीशन है, बिकॉज स्टिल 14, 15, 13, 14 तक के केसेस अभी भी डिपार्टमेंट काफी सारे ओपन कर रही हैं. और बहुत सारे जो रिटर्न ट्रस्ट में फाइल किए हैं, कई बार जिनके पास 12A नहीं था, स्टिल दे हैव फाइल्ड फॉर्म नंबर 7 and claim exemption. Sometimes they were carrying charitable religious activity both. Sometimes they were carrying business. So now the computer system is identifying those cases, and department is reopening the cases under section 148 and issuing the notices under section 147. So we have to let us understand what is definition of charitable purpose under section 215. So 215 says कि advancement of any object of general public utility was not a charitable purpose if it involves following. यानी अगर कोई चैरिटेबल एक्ट, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नीचे लिखे कुछ काम कर रही है तो वो चैरिटेबल पर्पस नहीं हो सकता. जैसा एनी एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस. आपने ट्रस्ट बना लिया और उसके अंदर आप एक किराने की दुकान चला रहे हैं, तो ये आपका बिजनेस हो गया, तो आपको सेक्शन 11 to 13 के बेनिफिट नहीं मिलेंगे. ऑफ एनी एक्टिविटी ऑफ रेंडरिंग एनी सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस. या तो हम कोई धंधा कर रहे हैं या धंधा करने वालों को हम कोई ऐसा सपोर्ट सर्विस दे रहे हैं, तो भी हम इसके अंदर कवर नहीं होंगे. एक्सेप्शन से इसके अंदर इतना ही था कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ रिसीट फ्रॉम दैट एक्टिविटी शुड हैव बीन लेस देन और इक्वल टू 25 lakhs इन द प्रीवियस ईयर. That was law up to assessment year 2016. Now from 16-17, this law has been amended. Some more clarity has been introduced and some caps has been changed. So now advancement of any object of general public utility is not a charitable purpose if it involves carrying on of any activity in the nature of trade, commerce or business or rendering any service. First limb they have kept intact. Now second limb they have changed. Unless the activity is undertaken in the course of actual carrying out such object of advancement of object of general public utility. इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि आप एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हैं,
और आप उसके अंदर एक दवाई की दुकान खोल देते हैं और उस दवाई की दुकान में आप सब्सिडाइज रेट पे दवाइयां मरीजों को दे रहे हैं। तो ये जो आप दवाई की दुकान चला रहे हैं, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है हॉस्पिटल चलाना, और उस ऑब्जेक्ट के लिए आपको ये दवाइयों की आपने दुकान लगाई है, तो ये आपको जनरल पब्लिक यूटिलिटी में कंसीडर होगा। ख्याल में क्या विषय है कि अगर मैं एक हॉस्पिटल चलाता हूं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन करके, और उसके अंदर अगर मैं एक मेडिसिन शॉप चलाता हूं, तो मेडिसिन शॉप अगर मैं चला रहा हूं तो एडवांस एक्ट और जनरल पब्लिक यूटिलिटी में आएगा। इसका मतलब मुझे सेक्शन 11 to 13 के बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड they have used the word and aggregate receipts from such activity should be less than or equal to 20% of total receipt of the previous year of the institution। पहले क्या था, 25 लाख का कैप था, अब रिसीट का 20% का कैप है। नाउ द थिंग्स हैज चेंज। अगर 20% से कम है और आप एक्चुअल कैरिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए साथ में चला रहे हैं, तो आपको 11 to 13 के पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे। So it applies to advancement of any other object of general public utility, that for sure any trust, भले ही उसके डील में लिखा हो या ना लिखा हो, ये लाइन पे तो उसको काम जरूर मिलेगा। लेकिन बाकी अगर मान लीजिए एजुकेशन का कोई ट्रस्ट काम कर रहा है और अगर उसके ऑब्जेक्ट में एजुकेशन नहीं है, तो ही मे लैंड इन ट्रबल। तो फिर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी का उसको सहारा लेना पड़ता है। तो फर्स्ट लिंब ऑफ अमेंडमेंट में बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव यस एसेंशियल है, और वेदर सर्प्लस कंस्टिट्यूट प्रॉफिट मोटिव यस। लेकिन जो सेकंड जब लिंब में जब हम जाते हैं उसके अंदर जहां पे उन्होंने कैप डाला है और ये किया है, तो वहां पे जाने के बाद उसकी हमको छूट मिल जाती है। तो एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन इन द कोर्स ऑफ एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट हैज टू बी कैरिड आउट in conjunction with your main object. So actual means real, genuine and not fictional, collusive or illusory, as held by this Kerala High Court and Delhi High Court. And the institution should really and genuinely carry out the advancement of object of general public utility, and the activity should be undertaken in the course of carrying out of such activity. These two aspects are very much important whenever you are claiming exemption under section 11 to 13 on account of object of general public utility. Now, what are the methods of computation of income? If we see the arrangement of Income Tax Act, अगर हम इनकम टैक्स एक्ट के अरेंजमेंट देखेंगे तो देयर आर अरेंजमेंट बना है, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है, उसके बाद 3, 4, 5, 6 वगैरह रेसिडेंशियल की क्लॉज है, 10 एग्जेम्प्ट इनकम की क्लॉज है, सेक्शन 11 to 13 बिलोंग्स टू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अगर एक्ट खोलेंगे तो आप खोलिए सेक्शन 14। सेक्शन 14 सेज हेड्स ऑफ इनकम। तो इनकम टैक्स एक्ट ऐसा डिजाइन किया गया है कि सेक्शन 11 तक की इनकम के लिए कोई हेड ऑफ इनकम नहीं देना है। सेक्शन 14 के बाद आपकी जो भी इनकम आएंगी उनको हेड ऑफ इनकम दिया जाएगा, चाहे इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, इनकम फ्रॉम सैलरी हो, चाहे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट वहां पे हेड ऑफ इनकम में चले जाएंगे। इसलिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जब बात आएगी वहां पे कभी भी हेड्स ऑफ इनकम नहीं रहेंगे। तो जब भी आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का कंपटीशन करते हैं तो सेक्शन 11 to 13 में आपका कोई भी हेड ऑफ इनकम नहीं होगा। जो भी हेड ऑफ इनकम होगा आपकी बाकी इनकम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के बाकी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वहां पे हेड ऑफ इनकम आपको लेना है, लेकिन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आपको हेड ऑफ इनकम नहीं लेना है। पर आयरनी इस बात की यहाँ पे कि अगर आप फॉर्म नंबर 7 खोलेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां पे कैपिटल गेन का अलग सेक्शन है, फिलअप करने का, अदर सोर्स का अलग फिलअप करने का सेक्शन है, बिजनेस का अलग है, हाउस प्रॉपर्टी का अलग है। Whereas these sections are not at all applicable while you are filing your return of income। आप जब एक कंप्यूटेशन बनाते हैं, आखिरी में आपको कंप्यूटेशन का एक बताऊंगा कंप्यूटेशन चैरिटेबल एक्ट में कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप कंप्यूटेशन भी देखेंगे तो उसके अंदर कोई हेड डिफाइंड नहीं है। जब हेड डिफाइंड नहीं है तो वी कैन नॉट क्लासिफाई एनी इनकम अंडर पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। दैट्स व्हाई अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस
made in such a beautiful manner that section 11 to 13 comes before section 14, which says about head of income. So income from property held of the trust to be arrived in normal commercial manner, and understand this line please, without classification under various heads set out in section 14. यानी मद्रास हाई कोर्ट को बोलना पड़ा इस बात को कि आपको नॉर्मल कमर्शियल मैनर से आपको इनकम बनानी है, कंप्यूट करनी है, लेकिन कोई आपको हेड ऑफ इनकम नहीं देना है. तो ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा. और उस जजमेंट के बाद से ही कंप्यूटेशन का फॉर्मेट बदल गया है. नंबर 2, real income has to be taken in account for the purpose of consideration the exemption section under section 11. Real income, not income which are not real. उदाहरण के लिए अभी आगे आएंगे, हम आएंगे उस पे आएंगे, तब उस पर आपको ख्याल में आ जाएगा व्हाट इज रियल इनकम. तो इन दैट व्यू रियल इनकम के व्यू में बात कर रहा हूं कि द मैटर लॉस इनकर्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द ट्रस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट सच लॉस कैनॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रियल इनकम ऑफ द ट्रस्ट. See, last year you have invested in some property or some anything, and you have invested 1,000 rupees, and this year now you are selling this for 800-900 rupees. The loss of 100 you cannot set off against in your computation of income because this is not real income or loss for the trust, because concept of computation of income is income and application of income only. So that fact we have to keep in mind. Whenever we are computing the income, we have to take real income, real expenditure into the consideration, and that to income and application of income format only. So it may also be noted that where provision section 11 are attracted, the provision section 28 cannot be invoked. So if your trust is falling under section 11 to 13, all other sections beyond 14 is not applicable in case of charitable trust. I have mentioned various case laws and citation also for your easy reference. So income of trust exempt under section 11. So 11, there are so many subsections, all subsections dealing with separate exemptions. So we have to understand these exemptions, separate sections very well. Because when you are filing return of income, if you are choosing a wrong subsection, you may end up not allowing an exemption under section 11 to 13. You may be denied also. I have come across daily people are coming with before me कि सर इसमें ये डिसअलाउ हो गया तो कैसे करना. तब उनको जाके बताना पड़ता है कि आपको 11(1)(a) सेलेक्ट करना था, आपने 11(1)(1)(a) सेलेक्ट कर लिया, that's why you are not getting. So we have to be very careful, and in the computerized environment where everything is online, if you don't choose correct subsection number, then you will end in trouble. So what is section 11(1)(a)? Section 11(1)(a) is a general deduction. Whatever is your total income, 15% of the same you are allowed to carry it forward. So if you are claiming general exemption of 15% accumulation, then always choose section 11(1)(a). So any trust who is not able to spend more than 85%, then 15%. Hello, can you hear me? हाँ जी सर, वॉइस आ रही है आपकी. आ रही है नहीं सर. Somebody has sent a message he is not able to hear me. Yeah. So section 11(1)(a) says 15% general accumulation without any restriction, without any conditions. Then section 11(1)(c), income derived from property held under trust for charitable purpose which tends to promote international trade and welfare in India, then you have to claim your exemption under section 11(1)(c). Then 11(1)(d), income in the form of voluntary contribution made up with a specific direction. That means corpus donations. All corpus donations are totally exempt from tax provided they satisfy all the conditions. So 100% exemption is there, meaning thereby you need not even mention in the computation. Even if you are mentioning, you have to just
mentioned as a passing reference. For claiming corpus donation, you need to have receipt and a letter from the donor that this donation shall form part of corpus and it is for the specific purpose it has to be utilized. So in computing the 15% of income which may be accumulated, any voluntary contribution as are referred in section 12 shall be deemed to be part of the income. All donations will be part of the income. 15% you can carry it forward for unlimited time of the trust. Section 13, as I have mentioned earlier, Section 13 जहाँ पे आपको Section 11 के कोई benefits नहीं मिलते हैं. So what are the conditions? These conditions has to be followed very sincerely. और as a professional जब हम return file करते हैं तो we have to go through the accounts very closely और देखना है कि हमको ये जो जितने items दिए हैं अगर इनमें कोई भी violation हो रहा है तो 11 to 13 के आपने benefits claim नहीं करना है. First one is 13(1)(a), income of private religious trust not used for public benefit. आपके घर में एक मंदिर है, आपने उसका ट्रस्ट बना दिया है, तो भी आपको क्योंकि आप पब्लिक को उस मंदिर का एक्सेस नहीं है इसलिए वो ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट में नहीं आएगा एंड मीनिंग देयर बाय यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द सेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 11 to 13. Then 13(1)(b), income of charitable trust created for the benefit of particular religious community. किसी एक कम्युनिटी के लिए आपने एक ट्रस्ट बना दिया है तो भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. 13(1)(c), income of charitable or trust applied for the direct or indirect benefit of the person referred in 13(3). 13(3) में जो डेफिनेशन है जिस जहाँ पे ट्रस्टीज और उनके रिलेटिव्स के लिए अगर आपने किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खर्चा किया है तो आपको सेक्शन 11 to 13 के बेनिफिट नहीं मिलेंगे. एंड एज अ ऑडिटर इट्स आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट दिस फैक्ट्स अंडर ऑडिट रिपोर्ट इन टर्म फॉर्म 10B. 13(1)(d), any income is taxable if funds are invested in other than section 11(5). Mode of investments are fixed under section 11(5). If you are investing any money contrary to this particular section, then you won't get benefits under section 11 to 13. 11(4)(a), income from business which is not incidental to attainment of objective purpose. As I was earlier telling you कि आपने एक मंदिर का मान लीजिए आपका ट्रस्ट है और बाहर आपने एक दुकान लगा दी किराना बेचने की, तो जो दुकान आपने किराना बेचने की लगाई है तो उसकी जो भी इनकम आएगी दैट इज नॉट एंटाइटल्ड अंडर सेक्शन 11 to 13. And section 12(2), value of medical education service provided to the specified person by trust running hospital and education institution shall be income of the trust and will be eligible in the year in which services are provided and chargeable to tax. मान लीजिए आपने एक हॉस्पिटल बनाया है और चेयरमैन या किसी ट्रस्टी वहां जाके अपना फ्री में इलाज करा रहे हैं तो आपको 11 to 13 का बेनिफिट नहीं मिलेगा. रिकॉर्ड पे आपको उनसे पैसे लेने हैं, बाद में आपको जो भी एडजस्टमेंट करना करते रहिए लेकिन आपको रिकॉर्ड पे उनसे पैसे लेने हैं. तो कंडीशन सब्जेक्ट टू विच इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 11, ये कौन कौन सी कंडीशन हैं जिसके तहत हमको सेक्शन 11 to 13, 11 to 12 के बेनिफिट मिले. Our trust should not pay any taxes. So what are the conditions? As a professional also, as a chartered accountant, आप रिटर्न भरते तो हमने देखना चाहिए कि सारी कंडीशंस उनकी सेट आउट हो रही है कि नहीं हो रही है. फर्स्ट इज ट्रस्ट मस्ट बी क्रिएटेड फॉर लॉफुल पर्पस, यानी किसी रिलीजियस पर्टिकुलर कमिटी के लिए भी आपको ट्रस्ट बनाना नहीं है और कोई अनलॉफुल काम के लिए भी ट्रस्ट अगर आप बनाते हैं तो आपको बेनिफिट 11 to 13 के यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट. The trust should be registered with the Commissioner of Income Tax under section 12AB. It's most important. और अभी आपको सबको आइडिया है कि 12AB का नया प्रोसीजर आ गया है. अब एक बार जो आप रजिस्ट्रेशन देने जाते हैं वो आपको 5 साल के लिए मिलता है और नया जो सिस्टम आया था जो 1 अक्टूबर से आया था अभी तक इम्प्लीमेंट होने का है. तो जिन ट्रस्ट के पास सेक्शन 12 के ए के सर्टिफिकेट्स हैं दे आर स्टिल एंटाइटल्ड टू again go for the department web portal, apply online and get the 12A certificate, and every 5 years you have to get it renewed.
और unless you have get 12A certificate, you won't be entitled for the benefit of 11 to 13. और इसका मैं जब 1115 TD के ऊपर जब ईयर इसमें आखिरी में आएंगे, then you will realize the value of 12A कि इसकी वैल्यू कितनी है, और अदरवाइज जिसका अगर कोई लैप्स हो जाता है 12A तो वो ट्रस्ट कितनी सीरियस ट्रबल में लैंड होने वाला है. The property from which income is derived shall be held under trust by such charitable trust. The property should be held wholly for charitable purpose. जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो कैश हो, बैंक हो, मूवेबल हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो सब की सब ट्रस्ट के अंडर में होना चाहिए और उसको चैरिटेबल पर्पस के लिए ही होना चाहिए. नॉन चैरिटेबल पर्पस की प्रॉपर्टी आप ट्रस्ट में रख भी लिए तो भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. 85% ऑफ द इनकम इज टू बी अप्लाइड फॉर अप्रूव पर्पजेज. यानी ट्रस्ट के जितने आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, तो साल भर में जितना आपका ग्रॉस रेवेन्यू है, ग्रॉस इनकम है, उसका 85% यू हैव टू स्पेंड फॉर चैरिटेबल पर्पज एंड 15% यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस. The exemption is confined to only such portion of trust income which is applied to charitable trust and accumulated for applying to such purposes in India. यानी जो पैसा आपके पास आया है वो जितना आप चैरिटेबल पर्पज में अप्लाई करेंगे या इसके लिए एक्यूमुलेट करेंगे वो ही खाली आपको एग्जम्पशन मिलेगा, रेस्ट पे आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. एंड नो पार्ट ऑफ इनकम शुड एंश्योर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट फॉर द पर्सन सेटलर और द स्पेसिफाइड पर्सन. मैंने शुरू से ही कहा है कि सेक्शन 13 के अंदर जो लोग कवर होते हैं उनके ऊपर अगर आपने कोई भी खर्चा किया तो आपके पूरे ट्रस्ट का एग्जम्पशन जा सकता है. Now let us understand the concept of corpus. What is corpus? So there is no judicial guidance on the subject. ऐसा कहीं स्पेसिफिक नहीं कि कॉर्पस मतलब क्या. What do you mean by corpus? कि ये डोनेशन स्पेसिफिक डायरेक्शन का ये कॉर्पस होगा, क्या इसके अंदर ये नहीं लिखा तो ये कॉर्पस होगा. So we have tried to search out the word corpus. So according to Black Law Dictionary, it means an aggregate or mass, physical substance, as distinguished from intellectual conception, the principal sum or capital as distinguished from interest or income. अगर कोई हेड के लिए, मान लीजिए स्पोर्ट्स के ट्रेनिंग के लिए बोलिए या बिल्डिंग बनाने के लिए कोई पैसा आपको दे रहे हैं, तो दैट कैन बी अ कॉर्पस. तो उसका जो प्रिंसिपल सर्म है खाली वही कॉर्पस रहेगा. उदाहरण के लिए किसी ने आपको 1 करोड़ रुपए आपके ट्रस्ट को दे दिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए और आपने 2 साल बिल्डिंग नहीं बनाई, तो 2 साल अगर आपने बिल्डिंग नहीं बनाई, उससे आप इंटरेस्ट अगर आप कमा रहे हैं तो वो इंटरेस्ट पार्ट ऑफ कॉर्पस नहीं होगा फॉर द पर्पज ऑफ एग्जेम्पशन. वो आपकी नॉर्मल इनकम में कंसीडर होगा. ऑल्दो आप उसको भले ही कॉर्पस के एड में ले जाके उसको क्रेडिट कीजिए, दैट इज सेपरेट इशू, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दैट वोंट बी अ कॉर्पस. So the corpus ingredient consists of the original donated or settler capital account in the form of money, movable property, movable property. और उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन जो पैसा आया, तो एनी मनी कमिंग फ्रॉम अदर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉर्पस. लेकिन एनी एक्विजिशन देयर टू, जैसे वो जो प्रॉपर्टी है, बैंक में एफडी है, उससे जो पैसा आ रहा है, इवन इफ वी आर क्रेडिटिंग द कॉर्पस अकाउंट, still for the purpose of income tax, it will be a normal income account. So to claim a donation to be corpus, it is necessary that written direction from donors is obtained. अब with the introduction of this faceless assessment and all, we need to be very careful. Whenever there is a corpus donation, we must insist that letter from donor has to be there so that we can claim exemption. Voluntary contribution received by a trust. So voluntary contribution received by trust are to be treated as follows. Corpus donation I have already informed कि section 11(1)(d) के अंदर what is corpus, what is the definition of corpus, how corpus is to be treated, that is the corpus donation. And second donations contribution other than corpus donation, जो normal donation है. आपने किसी मंदिर को, किसी चैरिटी को 10,000, 5,000, लाख, 2 लाख रुपए दे दिया कि भैया आपको जो मर्जी आए खर्चा कीजिए, तो इट्स अ नॉर्मल डोनेशन. So section 12(1)(a) deals that 12(1) states that any voluntary contribution not being corpus donation received by a trust shall be deemed to be income derived from property held under trust wholly for charitable religious purposes. तो और जो भी 11 और 13 के जो बेनिफिट है अकॉर्डिंग जिसको मिलेंगे,
So there are two types of donation. One is corpus donation, other is non-corpus donation. So non-corpus donation is treated as income and 85% has to be spent out of that. So while corpus donation do not form part of total income, other voluntary contributions are exempt from tax as per section 11 to 13. Now there are some interesting cases. So we should have more clarity about what voluntary contributions means. That's why I've presented before you some case laws. So membership fees or subscription cannot be treated as voluntary contribution as they not form gratuitous payment by the member for the social purpose or a payment without constitution. जो सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप आपके बहुत सारे क्लब में आते हैं उसको हम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करके ट्रीट नहीं कर सकते. कंपल्सरी लेवी जो उनको देना है तो आप उसको मेंबरशिप फीस या हेड में दीजिए. डोंट ट्रीट इट एज अ डोनेशन और वॉलंटरी डोनेशन. और वेयर अ ट्रस्ट रिसीव वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन विद स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रस्ट कॉर्पस, द ट्रस्ट विल नॉट डू एग्जम्पशन इफ द कंट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर मीटिंग रनिंग एक्सपेंसेस. इंटरेस्टिंग केस वाज दैट इस पर्टिकुलर केस में ट्रस्ट को डोनेशन मिला कि आप एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे और उसके लिए ट्रस्ट को कुछ 25 लाख रुपए दिए गए. अब क्या हुआ, ट्रस्ट जब आगे बढ़ा तो ट्रस्ट के पास रेगुलर डे टू डे खर्चे की जरूरत, पैसा पड़ा, पैसे खत्म हो गए. तो ट्रस्ट ने क्या किया, इस कॉर्पस फंड में से पैसे निकाल के यूज कर लिए. ट्रस्टिंग ऑफिसर ने उसको पूरा का पूरा डिसअलाउ कर दिया उस पूरे अमाउंट को. और क्योंकि आपने कॉर्पस डोनेशन जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ मिला था, जिसको कि आपने विदाउट दैट स्पेसिफिक डायरेक्शन आपने उसको वायलेशन में यूज किया. लेकिन दिल्ली कोर्ट हैज अपहेल्ड दैट, क्योंकि अगर वो ट्रस्ट के रेगुलर काम में यूज नहीं करते शायद ट्रस्ट बंद हो जाता. इसलिए डे टू डे रनिंग एक्सपेंस में अगर आपने यूज किया है तो इट विल बी अलाउड एज अ एक्सपेंडिचर एंड एग्जम्पशन वोंट बी विथड्रॉन. वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. और where a charitable trust received donation from different donor who had specifically directed that donation were to be given as corpus of trust, the trust will not be precluded from using such receipts for making donation to other trusts. Section 12 does not recognize such receipt as income of the trust for the purpose of section 11. यानी अगर आपको कॉर्पस डोनेशन मिला है और आप उस कॉर्पस डोनेशन को उसमें खर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो और आप उस कॉर्पस डोनेशन को किसी ऐसे ट्रस्ट को दे रहे हैं जो कि वो उस कॉर्पस को यूज कर सकता है उसी हेड में, तो आपको बेनिफिट आपका विड्रॉ नहीं होगा. The exemption under section 11 is only available if the income derived from property interest is applied to charitable purposes. मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम. So what is application of income? Applications may be capital expenditure, may be revenue expenditure. यानी पैसा कहाँ से आया और पैसा कितना गया, इसके बेस पे सारा कंपटीशन होगा. तो 11 says कि you have to apply the income. That is important. So income must be available for application. Here is the case, TDS cannot be considered as income. Suppose कीजिए बैंक में आपकी 1 लाख की FD थी, 10,000 इंटरेस्ट आया, बैंक ने 1,000 रुपए काट के TDS जमा कर दिया, आपको 9,000 मिला. So in computation of income, you have to take only 9,000, not 10,000. Even if in the income expenditure account, you have to take 10,000 and debit TDS by 1,000 rupees. लेकिन कंप्यूटेशन की जब बात आएगी तो पैसा आपके पास कितना है, रियल इनकम, एक्चुअल इनकम कितनी है, 9,000 रुपया. तो जब टीडीएस का रिफंड आएगा जिस साल भी, उस साल वो इनकम में कंसिडर होगा. तो जो आपको नेट ऑफ टीडीएस जो पैसा आया, दैट विल बी ओनली अवेलेबल फॉर एप्लीकेशन. कैलकाटा हाई कोर्ट. So application of income need not necessarily result in revenue expenditure. This is very important judgment कि आपने एक्सपेंडिचर करना ही जरूरी नहीं है. अगर आप कोई फंड को एलोकेट करके और आप उसको साइड में रख देते हैं कि भाई ये पैसा मैं ये पैसा मैं उसमें सालों लिखने की जरूरत नहीं, ये पैसा मैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे खर्चा करने के लिए मैंने ईयर मार्क कर दिया है, एंड यू आर अलाउड दैट अमाउंट एज एप्लीकेशन ऑफ द इनकम as rightly held by Andhra Pradesh High Court in the case of CIT versus Trustees or to HCM Nizam's Charitable Trust. Application need not necessarily result in revenue expenditure. Even capital expenditure is considered application of income for the purpose of section 11 if it is incurred for charitable purpose. आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में हेड में कितने खर्चे किए एक्सपेंडिचर हेड में, प्लस आपने कुछ प्रॉपर्टी का खरीदी होगी, रीपेमेंट ऑफ लोन किए होंगे, तो सबके सब एप्लीकेशन ऑफ इनकम है जो कि इनकम के अगेंस्ट
माइनस होंगे और बचे हुए के ऊपर आपके बाकी चीजें कंटिन्यू होंगी। तो व्हाट आर द कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन? हमने वर्ड बहुत सुना एक्यूमुलेशन, पर व्हाट आर द कंडीशन, व्हाट आर द डिफरेंट सब सेक्शंस? तो सेक्शन 11(2) इज एक्यूमुलेशन ऑफ अनअप्लाइड इनकम। सपोज से अगर आपके ट्रस्ट की 1 लाख की इनकम है, सो यू आर सपोज टू स्पेंड 85% ऑफ योर इनकम and 15% general accumulation is permitted. Suppose at the year end you could spend only 75%. 75% you have spent, 15% general allowed, meaning thereby total 90% application you got. Now 10% you have to pay the taxes. So if you want to avoid paying taxes on this 10%, then you can take the benefit of section 11(2). Section 11(2) says any unapplied income can be accumulated for 5 years, up to 5 years. So application for accumulation up to 5 years. Accumulated income to be invested as per section 11(5). तो आज मैं अगर मेरे पास कुछ पैसा एक्सेस बचता है, मैं रिजोल्यूशन फाइल करूंगा, फॉर्म 10 फाइल करूंगा रिटर्न के पहले। इसके अंदर कंडीशन, अगर रिटर्न के पहले अगर आपने फॉर्म नंबर 10 फाइल नहीं किया तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ 11(2). तो 11(2) के आपको बेनिफिट मिलेंगे। आप 5 साल तक उस चीज को यूज कर सकते हैं। 5 साल के अंदर आपको वो पर्टिकुलर जो आपने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया उसके ऊपर खर्चा कीजिए। अगर आप खर्चा कर लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, और खर्चा नहीं करते हैं तो फिर किस साल में टैक्स होगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और इन एक्यूमुलेशन का 5 साल का जो पीरियड है उसमें अगर कोई कोर्ट का स्टे है तो आपको वो माइनस करना है, उतना पीरियड आगे बढ़ जाएगा। और एक्यूमुलेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ एग्जाम्ड इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 12AA और 12AB एंड 1023 शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। आपने एक्यूमुलेशन किया कि मैं ये सारा का सारा पैसा एक जो चैरिटेबल ट्रस्ट है जो 12AB में रजिस्टर्ड है उसके बेनिफिट के लिए खर्चा करने वाला हूं, तो आपको 11(2) के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। Section 11(2) not to restrict operation of section 11(1). In case of additional CIT, Supreme Court has held that accumulated income which is exempt under section 11(1)(a) need not be invested in government security। पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करने के लिए कंपल्सन था, लेकिन अब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं और खाली आप उसको 11(5) के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना ही आपको अब कंपल्सरी हो गया है। और जो लोग अगर कोई पुराने इनकम टैक्स के केसेस जो लड़ रहे होंगे, तो पहले कैसा था कि एक्यूमुलेशन की एप्लीकेशन आप लेट फाइल करें तो भी चलता था, और वो कब तक चलता था? आप इवन CIT अपील, इवन हाई कोर्ट में भी अगर आप फाइल करते आखिरी मोमेंट पे तो भी आपको अलाउ था। अब नया सिस्टम के हिसाब से आपको रिटर्न फाइलिंग के पहले अगर आपने फाइल नहीं किया है तो आपको कोई भी बेनिफिट एक्यूमुलेशन का तो नहीं मिलेगा। तो अगर हम 11(2) में एक्यूमुलेशन किया और हम उसको एक्यूमुलेशन यूज नहीं कर पाए, नाउ इट विल बी टैक्सेबल। So what law says on that? When it will be taxable? So 11(3)(a) says applied for purpose other than charity or ceases to be accumulated or set apart for charity, tax in such year of application। मान लीजिए मैंने किसी एक पर्पज के एक्यूमुलेशन किया और खर्चा किसी और पर्पज के लिए कर दिया, तो जिस साल में मैंने खर्चा कर दिया किसी और पर्पज के लिए उस साल मेरी इनकम में वो ऐड हो जाएगा। दूसरा, हमने 11(3) भी लिया और 11(5) के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं किया, तो जिस साल हमने 11(5) में इन्वेस्ट नहीं किया उस साल वो पूरा का पूरा टैक्स में ऑफर करना पड़ेगा। मान लीजिए FD में रखना था, बैंक में रखना था और आपने उसको लेके किसी को लोन करके दे दिया ट्रस्टी को, तो यू वोंट बी एंटाइटल्ड फॉर बेनिफिट अंडर सेक्शन 11(2). Third, 11(3)(c) is not utilized for the purpose for which are accumulated by the expiry of year immediately following the period of accumulation, taxed in the year immediately following the expiry of period aforesaid। आपने 5 साल के लिए एक्यूमुलेट किया और 5 साल में आप खर्चा नहीं कर पाए, तो जैसे ही 5 साल खत्म होंगे नेक्स्ट 6 ईयर में पूरा का पूरा पैसा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। 5 साल तक ऐड नहीं होगा, लेकिन 5 साल के बाद ये ऐड हो जाएगा। एंड 11(3)(d) इज क्रेडिटेड और पेड टू एग्जाम ट्रस्ट, यानी आपने वो पैसा किसी एग्जाम ट्रस्ट के दे दिया तो भी आपका सारा का सारा पैसा जिस साल आप देंगे उस साल में ऐड हो जाएगा।
यहाँ एक टैक्स प्लानिंग का बड़ा अच्छा टूल हम यूज कर सकते हैं। 11(2) में आप एक्यूमुलेशन कीजिए 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद वो मान लीजिए एक्यूमुलेशन आपका हुआ और आप एक्यूमुलेशन यूज नहीं कर पाए, तो होगा ये कि 6वें साल में आपका वो पैसा टैक्सेबल में चला जाएगा। तो 6th ईयर अगेन एक रेजोल्यूशन पास कीजिए, इस पैसे को पहले इनकम में जोड़िए और एप्लीकेशन में 11(2) में नया रेजोल्यूशन पास करके उसको फिर से 5 साल के लिए आप उसको आगे ले जा सकते हैं। इस पे किसी भी तरह का बंधन नहीं है, आराम से इसका बेनिफिट मिल जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। एप्लीकेशन टू चेंज पर्पज ऑफ एक्यूमुलेशन। ट्रस्ट ने सपोज कीजिए बिल्डिंग बनाने के लिए एक्यूमुलेशन किया, या क्रिकेट ग्राउंड बनाने के लिए किया, या हॉस्पिटल बनाने के लिए किया। नाउ ट्रस्ट को लगता है कि भाई हमको ये चेंज करना चाहिए, ये हेड बराबर नहीं है, ये हेड गलत हो गया, तो क्या कर सकते हैं? देन लॉ में उसको दिया है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ इनकम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर, एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को कि भाई हम इसका पर्पज चेंज करना चाहते हैं, तो वो आपको अलाउ कर देंगे। लेकिन चेंज पर्पज कैन नॉट बी फॉर पेमेंट ऑफ एग्जाम ट्रस्ट। एग्जाम ट्रस्ट को देने के लिए आप फिर से वो नहीं कर सकते, जो बंधन है वो तो है ही, खाली आपको चेंज करने का जो बेनिफिट है वो कमिश्नर आपको अलाउ कर देंगे। और accumulated fund of dissolved trust can be credited or paid to exempt trust in the year with accumulated trust was dissolved। हाँ, अगर आपने कोई accumulation किया है और ट्रस्ट डिसॉल्व हो गया है तो फिर पैसा आप exempt ट्रस्ट को दे सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर चेंज करना है आपको ये प्रोसीजर तो आप कर सकते हैं। नाउ हाउ टू ट्रीट कैपिटल गेन्स इन द केस ऑफ ट्रस्ट। ये भी कैपिटल गेन भी यहाँ पे भी आके हम प्रैक्टिशनर्स काफी गड़बड़ियां करते हैं और उसको सेक्शन 54 और 54 EB और EF में सब में बेनिफिट लेने का प्रयास करते हैं और गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। मैं आज इसमें आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तो कैपिटल गेन सबसे आसान है ट्रस्ट में कैलकुलेट करना, लेकिन आपको आना चाहिए प्रेजेंट करते हुए, और उसको टैक्स बचाने का रास्ता बहुत सिंपल है। बिना किसी हेडेक के आप उसको आराम से टैक्स बचा सकते हैं, बहुत सिंपल स्टेप में बचा सकते हैं। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट सेक्शन 11(1) कैपिटल ए सेज दैट फर्स्ट केटर्स टू मेन सिचुएशन। कौन कौन सिचुएशन है? जहां पे कैपिटल असेट जो है वो होनली फॉर चैरिटेबल रिलीफ पर्पज के लिए था, एंड वेयर द कैपिटल असेट इज हेल्ड अंडर ट्रस्ट फॉर अ पार्ट ऑफ सच पर्पज। दो अलग अलग भाग हो गए, पूरा चैरिटेबल पर्पज के लिए एंड पार्ट चैरिटेबल के लिए। तो पूरा होगा तो पूरे का डीलिंग जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वैसा होगा, पार्ट होगा तो जितना पार्ट चैरिटेबल पर्पज में है उतना ही पार्ट का जो हम आगे बात करेंगे वो डील करेगा। तो जो चैरिटेबल हिस्सा है प्रॉपर्टी का, उतने हिस्से का कैपिटल गेन कैसे डील होगा मैं उस बारे में भी आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं। फर्स्ट कि वेयर होल ऑफ द नेट कंसिडरेशन यूटिलाइज, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची और 1 करोड़ पूरा यूटिलाइज कर लिया। और दूसरा पार्ट ऑफ नेट कंसिडरेशन यूटिलाइज, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची और 40 लाख यूटिलाइज किया, 60 लाख रहने दिया। तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर किस तरह से चैरिटेबल होगा, क्वांटम ऑफ इनकम कैसे होगा, ये अपन उसको देखते हैं। एक मिनट, ये क्या हो गया? यस, तो इनकम, अब हम जाते हैं सेक्शन 224 में। सबसे पहले कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के पहले हमको, मैंने शुरू में आपको बोला था कि सेक्शन 14 11 to 13 के बाद आता है। मीनिंग देयर बाय देयर इज नो हेड ऑफ कैपिटल गेन व्हेन यू आर गोइंग टू स्कीम ऑफ टैक्सेशन फॉर द पर्पज ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। तो इनकम डिफाइंड एट सेक्शन 224 इंक्लूड्स कैपिटल गेन। जो इनकम वर्ड यूज किया गया है सेक्शन 224 में चैरिटेबल के लिए, दैट इंक्लूड्स कैपिटल गेन। Therefore, for the purpose of section 11(1)(a), capital gain are also considered as a part of the income. Since capital gain are also considered part of the income, therefore they can be applied for charitable various purposes. ख्याल में आ गया होगा आपको? अगर वो पार्ट ऑफ इनकम है मेरा पूरा का पूरा, तो मैं आप उसका एप्लीकेशन चैरिटेबल रिलीजियस पर्पज के लिए कभी भी कर सकता हूं।
क्योंकि कैपिटल गेन सेपरेटली कोई हेड नहीं है। तो अंडर सेक्शन 11(1)(a), if the entire amount of net consideration invested in another capital asset, then the entire capital gain will deemed to have been applied for charitable trust. आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, 1 करोड़ की नहीं ले लिया, मैटर खत्म हो गया, आपको कोई गेन नहीं रहा, कुछ नहीं हुआ। कंप्यूटेशन में दोनों आएंगे, ऐड भी होगा, लेस भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पार्ट लिया है नेट कंसिडरेशन का, 1 लाख का है और 1 लाख से कम लिया है, तो जो फ्रैक्शनल है वो फ्रैक्शनल कैपिटल गेन करके माइनस हो जाएगा। बचा हुआ कैसा होगा वो मैं आपको इसके जस्ट बाद वाली स्लाइड पर बताता हूं। तो कैपिटल गेन हैज टू बी री इन्वेस्टेड इन अदर कैपिटल गेन इन द सेम ईयर अनलेस द एक्सरसाइज द ऑप्शन अवेलेबल अंडर 11(1) टू अप्लाई द इनकम टू सब्सिक्वेंट ईयर। आपका इस साल प्रॉपर्टी बेची और आपको अगले साल करना है, उसके भी रास्ते हैं। आपको इस साल बेचा, इस साल ही करना, उसके भी रास्ते हैं। तो सबसे बढ़िया रास्ता है, आप पॉइंट नंबर 2 देखिए कि इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट। आपका जितना पैसा कैपिटल गेन का आया है, अगर आप उसको फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, तो सीबीडीटी ने इंस्ट्रक्शन नंबर 883 काइंडली नोटेड डाउन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आपको खोजे जल्दी से मिलेगा नहीं। इंस्ट्रक्शन नंबर 883 डेटेड 24/9/75, उन्होंने कहा है कि अगर कोई कैपिटल गेन, कोई ट्रस्ट अपनी प्रॉपर्टी बेचता है और फिक्स डिपॉजिट 6 महीने से ऊपर की रखता है, तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे कोर्ट इंक्लूडिंग, आज मैं दिल्ली वालों से बात कर रहा हूं, तो दिल्ली हाई कोर्ट का तो कहना है कि 6 महीने की टाइम लिमिट बेसलेस है। एक बार आपने भले ही 15 दिन की भी अगर आपने कर दी, एफडी कर दी, तो भी आपको छूट मिलेगी, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट बोलता है। लेकिन सेफर साइड में हम सीबीडीटी के इंस्ट्रक्शन को माने और हमने उसको 6 महीने के लिए कर दी, तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास कोई ट्रस्ट है, कोई कैपिटल गेन हो रहा है, वो नई प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहता है, तो उसको बोले सीधी एफडी में डाले 6 महीने के लिए और भूल जाए, नो टैक्सेशन। तो नो टाइम लिमिट हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 11(a) फॉर रिटेंशन ऑफ न्यू एसेट। आपने मान लीजिए एक प्रॉपर्टी बेची और उसी साल दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली, और वो जो खरीदी प्रॉपर्टी अगले साल फिर से बेच दी, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल गेन। आपने प्रॉपर्टी बेची, नई खरीदी, इनकम एप्लीकेशन ऑफ इनकम में चली गई, एक नई खरीदी अगले साल फिर से बेची दी, तो वो इनकम में आ गई, फिर एप्लीकेशन ऑफ इनकम कर लीजिए। तो एनी टाइम कैपिटल गेन के अंदर किसी ट्रस्ट में कभी टैक्स नहीं लग सकता इफ वी यूज अवर एंटायर नॉलेज ऑफ लॉ जुडिशियसली। नहीं हो पा रहा कुछ लेने का, आस्क हिम टू मेक अ एफडी, फॉरगेट इट। 6 महीने के लिए बनाइए ताकि कोई झंझट नहीं, 6 से कम भी बनाएंगे। मामला अगर आपका नॉर्थ और दिल्ली का है तो मैं आपको सेक्शन बता सकता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट इज वेरी क्लियर, बट हमको वो भी झगड़ा क्यों चाहिए, 6 महीने का बनाइए और भूल जाइए। तो नो टाइम लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिटेंशन ऑफ न्यू एसेट under the prevailing provisions. Each year's income and application are treated separately for the purpose of exemption. Very important line. Therefore, if the asset is held at till the end of relevant previous year and disposed in the subsequent year, then the exemption cannot be denied, nor can they be withdrawn in the next year. I think that makes system of capital gain very clear to my professional colleagues, how to deal with the capital gain. Still, इलस्ट्रेशन इज फ्रेम्ड बाय मी। आप एक इलस्ट्रेशन से आपको समझ जाएगा कि कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट हम कैसा करने वाले हैं। तो व्हाट इज द इलस्ट्रेशन 1? देयर आर 2 एग्जांपल्स। उसके अंदर कॉस्ट ऑफ असेट मेरी 40,000 रुपए की थी, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सेशन एंड ऑल, सिंपल वर्किंग वी हैव टू डू। तो कॉस्ट ऑफ असेट इज 40,000, सेल कंसिडरेशन वाज 1 lakh। नाउ इन सेल कंसिडरेशन देयर आर 2 सिचुएशन, one, I have invested 80,000. Second, I have invested 1 lakh. So let us now see the solution. Net consideration 1 lakh. Both the case same. Cost of asset both the case is 40,000. So capital gain is 60,000 for the purpose of terminology only, not for the purpose of actual. So investment in new assets. In first case, I have 80,000 invested. In the second case, I have invested 1 lakh. So 1 lakh to 1 lakh, there is no capital gain shortfall. But in first case, I have invested 80,000, net consideration was 1 lakh. So shortfall investment was 20,000. So capital gain deemed to have been applied, कितना हो गया? पहले केस में 60,000 अप्लाइड हो गया और दूसरे केस में 40,000 अप्लाइड हो गया, डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड। तो 20,000 का शॉर्टफॉल है। तो 20,000 का जो शॉर्टफॉल है
उसको आप एफडी करवा दीजिए, आपको टैक्स नहीं लगेगा। आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर ऑन दैट। नाउ कम टू बिजनेस इनकम ऑफ द ट्रस्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्योंकि बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो कि बिजनेस इनकम करते हैं। आई एम हैविंग सो मेनी ट्रस्ट, एटलीस्ट वहां पे 30 से 35 ट्रस्ट मेरे पास ऐसे हैं जो कि बिजनेस इनकम करते हैं, बिजनेस चलाते हैं। तो सेक्शन 11(4) प्रोवाइड दैट बिजनेस अंडरटेकिंग हेल्ड बाय ट्रस्ट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। सबसे पहली कंडीशन है, अगर कोई ट्रस्ट बिजनेस भी चला रहा है तो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट की डेफिनेशन में तो पक्का आएगा। अब वो इंसिडेंटल है या नहीं है वो आगे की रूपरेखाएं तय करेंगे, लेकिन पहली लाइन में हम फिर बैठ जाते हैं। दूसरा, वेयर अ क्लेम इज मेड दैट द इनकम ऑफ ट्रस्ट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, द AO shall have the power to determine the income of such undertaking in accordance with the provision section 28 to 44। हम बोलते हैं कि वो बिजनेस इनकम नहीं है, लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि वो बिजनेस इनकम है तो वो इनकम फिर आपकी सेक्शन 28 से 44 के बीच में कोऑर्डिनेट होगी और अकॉर्डिंगली वो टैक्स होगी। और where any income so determined is in excess of the income as shown in the accounts of undertaking, such excess shall be deemed to have been applied for the purpose other than charitable purpose and will be taxed accordingly। अगर AO ने आपका ये डिसाइड कर लिया, बता दिया कि आपकी ये इंसिडेंटल टू नहीं है, तो जो भी इनकम आएगी उसको आपको 11 to 13 के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, मीनिंग देयर बाय यू आर लाइबल टू पे टैक्स अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल रेट्स। व्हाट आर द टैक्स रेट्स? That also I will let you know, because in the trust so many tax rates are there for different things. We will understand that also later. मोहित जी, जब भी रुकना हो मुझे बता दीजिएगा। आपने मुझे 2 घंटे का समय दिया, towards I will try to finish in 2 hours. So as per business income of the trust, as per section 11(4)(a), income earned by a trust from any business activity shall be exempt from tax provided the following conditions are satisfied. If these conditions are satisfied, then only your income from business is exempt from tax. What are the conditions? The business carried on in an incidental to the attainment of objective of the trust। यानी ट्रस्ट, जो मैंने आपको हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था या स्कूल का एग्जांपल देते हैं, स्कूल है और उसने छोटी सी बुक शॉप डाल दी है, सब्सिडाइज रेट पे बच्चों को बुक्स दे रहा है, तो इट्स अ फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो उसको बिजनेस इनकम नहीं ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बिजनेस। अगर हमने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट उसकी मेंटेन नहीं किया है तो हमें उसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। Now, very landmark and historic judgment. I will request everybody to kindly read this Supreme Court judgment in toto. Supreme Court has laid down a very beautiful and very detailed judgment in the case of trust, that it has been held in the case of CIT versus Shanti Trust, 247 ITR 785. Honorable Supreme Court held that a business whose income is utilized by a trust for the purpose of achieving the objective of trust is surely a business which is incidental to the attainment of objective of the trust. In any event, if there is an ambiguity, the provision must be construed in a manner that benefits the assessee. सुप्रीम कोर्ट ने एकदम एक कदम आगे जाके बात कही कि आप कोई बिजनेस एंटिटी अंडरटेकिंग चला रहे हैं और वो हम जानते हैं कि अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट पे नहीं है, आपने दिया है, लेकिन अगर उसकी जो इनकम है उस बिजनेस की, अगर आप उसको ट्रस्ट के बाकी ऑब्जेक्ट के ऊपर खर्चा करते हैं तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके आगे ले गए चीजों को। हम पहले क्या मान रहे थे कि अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर आपने बिजनेस किया है तो ही आपको छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप कीजिए बिजनेस, लेकिन उसकी जो कमाई होगी, जो भी उसकी इनकम होगी, दैट हैज टू बी स्पेंड ऑन चैरिटेबल एस्पेक्ट। अगर चैरिटेबल के ऊपर आपने खर्चा कर दिया तो देयर इज नो क्वेश्चन एंड यू विल गेट इट। और उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट एक कदम और आगे जाके बात कही कि अगर लॉ में कहीं एम्बिग्यूटी है तो आपको लॉ ऐसा देखना पड़ेगा जो कि बेनिफिट असेसी को जाए, नॉट द डिपार्टमेंट, क्योंकि तो पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ ट्रस्ट
is to serve the society, serve to the needy, reach to the poor, reach to the common person, solve their problem, solve their problem, उनके जितने भी उनको मदद हो सकती है वो करना चाहिए. तो हमने प्रोविजन भी उसी एंगल से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए. So kindly read this Shanti Trust. I have given citation also. Now rental income of the trust. Rent derived from addition to trust bill is exempt from tax when rent was used for religious purposes. मंदिर बनाया, मंदिर के अंदर आपने सभागृह बना दिया, अलग अलग हॉल बना दिए, अब हॉल आप रेंट पे दे रहे हैं, कमरे बना दिए, यात्रियों को रुकने के लिए दे रहे हैं, तो वो जो भी इनकम आ रही है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम ट्रस्ट हो जाएगी, वो टैक्स नहीं लगेगा उस पर. द वर्ड अप्लाइड इज वाइडर इन इम्पोर्ट देन वर्ड एक्सपेंडिचर. इन दोनों के अंदर मेजर फर्क है. व्हाट इज एक्सपेंडिचर, व्हाट इज अप्लाइड, इज हैज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग. So expenditure means disbursement, paying out, distribution or spending. The money or amount will not go out irretrievably when it is applied to a purpose. The construction of building was for the purpose of getting some income by way of rent, and such income would be applied to charitable purpose. The purpose was sufficient for satisfying section 11(1). So always trust का जब हम बात करते हैं, so we have to see that it has to be applied. No expenditure is involved. Application includes everything. I have already given you the citation also. So it has been held that letting of dharamsala, auditorium, running of library could not be considered business activity. नहीं तो क्या हुआ, उसको बिजनेस एक्टिविटी करके उन्हें ट्रीट कर दिया कि आपने धर्मशाला बनाई कमाने के लिए, धंधा हो गया बोले आपका. मैंने खाली धर्मशाला ही बनाई, समझिए बद्रीनाथ केदारनाथ में जाके धर्मशाला बना दी, तो बोलते हैं आपने धर्मशाला धंधा है आपका ये. तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि लेटिंग ऑफ धर्मशाला, ऑडिटोरियम, रनिंग ऑफ लाइब्रेरी कुड नॉट बी कंसिडर्ड बिजनेस एक्टिविटी एंड एनी इनकम जनरेटेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी शुड बी कंसिडर्ड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड अंडर ट्रस्ट. तो इन सब में प्रॉफिट मोटिव नहीं है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर धर्मशाला चलाना, लाइब्रेरी चलाना है, तो दीज आर, आप किसी धर्मशाला में जाते हैं कितना नॉमिनल पैसा लेता है, 50-100 रुपए लेते हैं आपको रुकने के लिए. तो इट कैनॉट बी अ बिजनेस मोटिव, दिस नॉट अ होटल. तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला है और साथ में हाईकोर्ट ने बोला, और इसको डिपार्टमेंट ने भी एक्सेप्ट किया. डिपार्टमेंट उसको आईसीआई सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई. तो डीम्ड यूज ऑफ एप्लीकेशन, डीम्ड यूज और एप्लीकेशन 13(2). डीम्ड यूज क्या है, यानी आप income of property of trust shall be deemed to be used applied for the benefit of interested parties in the following situation. अगर आपने प्रॉपर्टी को या कोई एप्लीकेशन इन लोग काम के लिए, अगर आपने जो मैं बताने जा रहा हूँ नीचे, अगर उसमें कर दिया है, तो आपको सेक्शन 11 to 12 के कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाले. मीनिंग देयर बाय यू विल बी ट्रीटेड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड विल बी टैक्स अकॉर्डिंगली. वन, लोन टू इंटरेस्टेड पार्टी, सेक्शन 13(2)(a). आपने इंटरेस्टेड पार्टीज को लोन दे दिया ट्रस्ट के पैसे, यू विल लूज बेनिफिट अंडर सेक्शन 11(13). यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट की बिल्डिंग है, ट्रस्टी उसमें आराम से रह रहे हैं, ट्रस्टी का घर बन गया उसके अंदर, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो 13(2)(b) विल कम इन फोर्स एंड यू विल लूज एग्जेम्पशन. 3, पेमेंट ऑफ एक्सेसिव सैलरी और रेम्यूनरेशन. आपने जरूरत से ज्यादा सैलरी रेम्यूनरेशन दे दी ट्रस्टीज को. मान लीजिए कॉलेज पूरा देख रहे हैं, तो एक रीजनेबल, जो भी एक रीजनेबल अमाउंट होता है आपने उनको दिया तो ठीक है, लेकिन आप बोलते हैं कि 2 लाख 5 लाख रुपए महीना देंगे, तो इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन नॉट अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. इनएडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर सर्विस प्रोवाइडेड. ट्रस्टी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ट्रस्ट के 1 लाख का बिल बना, आपने उनको 40,000 का बिल दिया, 60,000 का माफ कर दिया, तो इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर डीम्ड use or deemed application to the 13(3) people, and meaning thereby you will lose exemption. Purchase of investment at excessive price. आपने ज्यादा भाव में जमीन खरीदी ट्रस्टी से मार्केट प्राइस से. एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो आप 11 to 13 के बाहर हो जाएंगे. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. आपने ट्रस्ट की प्रॉपर्टी औने पौने दाम में बेच दी ट्रस्टीज को या किसी को भी, यू वोंट गेट द benefit of 11 to 13. Diversion of trust income property in excess of 1,000 rupees. 1000 रुपए के ऊपर कोई चीज है जो आपने ट्रस्टीज के ऊपर खर्चा कर दी. मान लीजिए ट्रस्ट का जो किसी ट्रस्ट में वो कभी कभी एम्प्लॉयज के लिए खाना बना के देते हैं, खाना खिलाते हैं, और उसी में मालूम पड़ा
चेयरमैन और बाकी लोग भी रोज खाना खा रहे हैं वहां पे, वो 1000 रुपए से ऊपर हो गया तो यू वोंट गेट बेनिफिट। इन्वेस्टमेंट इन कंसर्निंग विद इंटरेस्टेड पार्टी या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ट्रस्ट ने किसी ऐसी जगह पैसा लगाया, ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जहां पे ट्रस्टीज के लोग 20% से ऊपर स्टेक होल्ड करते हैं, तो स्टिल यू वोंट बी एंटाइटल फॉर द बेनिफिट। Second party, who are the interested parties? Section 13(3) has elaborately specified that author or trustee of the trust, founder or manager of institution, person whose contribution is more than 50,000 rupees. It's very important. जिसने 50,000 से ऊपर का डोनेशन एक बार दे दिया तो वो लाइफ लॉन्ग इंटरेस्टेड पार्टी रहेगा, लाइफ लॉन्ग, इवन इफ इज नॉट इन द ट्रस्टी। रिलेटिव ऑफ अफोर्सेड पर्सन, इन ऊपर में तीनों लोगों में जो रिलेटिव है उनके सब आ जाएंगे। आपने 50,000 से ऊपर कंट्रीब्यूशन दिया तो आपके फादर मदर आपके बच्चे सब आ गए उसके अंदर। और कंसर्न इन है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, साथ साथ में मेरी जितनी फर्में हैं, अगर मैंने 50,000 रुपए दिए तो मेरी जितनी पार्टनरशिप कंपनी जितनी फर्म है जहां जहां मैं हूं वो सब की सब इंटरेस्टेड पर्सन में आ जाएंगी। तो एनी पेमेंट टू दिस पर्सन will land the trust into trouble, meaning thereby they won't get any benefit under section 11 to 13. और मैनेजर ऑफ अ ट्रस्ट vis-a-vis मैनेजर ऑफ इंस्टीट्यूट, ये कुछ लोग बोलते हैं मैनेजर ऑफ ट्रस्ट हूँ, मैनेजर ऑफ द इंस्टीट्यूट हूँ, ये अलग अलग डेफिनेशन को दिस पर्टिकुलर कैलकाटा हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है कि ट्रस्टी कौन है, मैनेजर कौन है, इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है। दिस कैन बी clarified from this judgment. Substantial contribution has to be given on the basis of total contribution during the lifetime of the trust. 50,000 का जो लिमिट है वो एक बार की नहीं है, 10 साल 10,000 देता गया, 5 साल तक, 5 साल के बाद में सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन में आ गया, मैं इंटरेस्टेड पर्सन में कन्वर्ट हो गया। तो हमें एज अ ऑडिटर, एज अ इनकम टैक्स कंसल्टेंट वी हैव टू कीप वेरी क्लोज आई, क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है एटलीस्ट दिस पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न पार्ट का, लोग बहुत कैजुअली रिटर्न फाइल करते हैं और बहुत कैजुअली लेते हैं और उसको डेटा कोई भी इकट्ठा करके रखते नहीं ट्रस्ट का, और फिर लेटर ऑन लिटिगेशन में प्रॉब्लम होता है। द एग्जेम्पशन अंडर द हेड रिलीजियस ट्रस्ट हैज ऑलवेज बीन अवेलेबल ओनली फॉर रिलीजियस ट्रस्ट व्हिच एंश्योर बेनिफिट फॉर द पब्लिक। मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, लक्ष्मी जी का मंदिर है, कोई भी मंदिर है, तो वो आप जनरल पब्लिक के लिए अगर खुला है तो आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने मंदिर बना लिया अपने घर के अंदर और बोले ये मेरे ट्रस्ट में है और मैं किसी को इसके अंदर दर्शन करने आने की अनुमति नहीं दूंगा, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट पर्टिकुलर बेनिफिट। Whereas for private purpose the influence is not and does not apply to part of the income property and does not ensure benefit. That benefit of the public होना बहुत जरूरी है। अगर बेनिफिट टू द पब्लिक नहीं है कोई भी रिलीजियस ट्रस्ट में तो आपको 11 to 13 के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। 13(1)(b). This section enacts that income of a trust or charitable institution created after 1462 for the benefit of any particular religious community or caste is not excluded from its total income. So in CIT versus Maheshwari Agarwal Marwadi Panchayat, Madhya Pradesh High Court, it was held that since the trust was for a particular religious community, the provision section 13(1)(b) were not applicable as they apply only to the charitable trust. As per the interpretation, 13(1)(b) will not apply in case of religious or both religious charitable trust. Very important, very landmark judgment that clarifies कि किधर हमको बेनिफिट मिलेंगे, किधर बेनिफिट नहीं मिलेंगे। Where a part of income of charitable trust is used or applied directly or indirectly for the benefit of any settler, founder, certain other person is not eligible for exemption. ये मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूँ, भारत डायमंड का एक केस सुप्रीम कोर्ट का अगर आप पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डिटेल्ड गाइडलाइन हाउ टू गो फॉर दिस। और जहां तक रिलीजियस ट्रस्ट की बात आती है तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा आज मैं। जो मंदिरों के जो जितने ट्रस्ट होते हैं हिंदू मंदिर के लिए, तो लोग नॉर्मली क्या होता है डिपार्टमेंट 12वे देती नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत जगह 12वे रिजेक्ट कर देती है बिकॉज बोले रिलीजियस एक्टिविटी हम नहीं देंगे। पर शिव देवस्थान मंदिर ट्रस्ट वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स नागपुर ITT का जजमेंट है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मेल पे भी फॉरवर्ड कर दूंगा, जहां पे ये कहा गया है कि जो हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। तो अगर हिंदू रिलीजन नहीं है तो माँ दुर्गा, माँ क्या नाम है, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, शिव जी का मंदिर, कोई भी मंदिर
ये रिलीजियस टेम्पल में नहीं आते, ये रिलीजियस ट्रस्ट नहीं है, दे आर ओनली चैरिटेबल ट्रस्ट। और हाई कोर्ट में भी डिपार्टमेंट नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गई, और इस प्रपोजिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। मीनिंग देयर बाय हिंदू इज नॉट अ रिलीजन एज फार एज दिस रिलीजियस डेफिनेशन इज कंसर्न। तो एनी मंदिर अगर आप अप्लाई करते हैं, डिपार्टमेंट इज बाउंड टू गिव यू सेक्शन 12A बेनिफिट एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, बिकॉज हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ। उसमें सबसे ज्यादा जो वहां पे जो आर्गुमेंट में बताया गया कि हिंदुइज्म क्यों रिलीजन नहीं है, क्योंकि हिंदू के रिलीजन में कोई भी चीज का रिचुअल्स नहीं है। जैसे अगर आप मुस्लिम हैं या अगर आप क्रिश्चियन हैं, तो आपको मुस्लिम को 5 टाइम नमाज करना ही है, किस तरह से नमाज करना है, उसके पैटर्न तैयार हैं, सिस्टम रेडी है, उसके हिसाब से करना है। पर हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है। आप गणेश जी के मंदिर में जाके फूल भी चढ़ा सकते हैं, आप पानी भी चढ़ा सकते हैं, आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, आप दूध चढ़ा सकते हैं, आप कुछ ना चढ़ा के हाथ जोड़ सकते हैं, आप फूल पत्ती चढ़ा सकते हैं, यू आर फ्री। आप अगरबत्ती लगा सकते हैं, यानी कहीं कोई पैटर्न डिसाइडेड नहीं है कि आपको पूजा इस तरह से ही करना चाहिए। आप मंदिर के बाहर खड़े होकर हाथ जोड़ते तो आपकी पूजा हो जाती है। तो एनी मेथड इज नॉट फिक्स, एंड व्हेन इन एनी रिलीजन मेथड इज नॉट फिक्स, दैट इज नॉट कॉल्ड अ रिलीजन। लेकिन मुस्लिम रिलीजन है, सिख का रिलीजन है, ईसाइयों का रिलीजन है, इवन जैनिज्म रिलीजन है, लेकिन हिंदू इज नॉट अ रिलीजन। दैट्स व्हाई इफ एनी हिंदू टेम्पल, if you are not getting any 12A benefit, kindly quote that decision and you will get that benefit. एनोनमस डोनेशन, हमको सबको मालूम है ये सेक्शन पर बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन जब यूज होता है तो बहुत सीवियर टैक्सेशन इसके प्रॉब्लम्स आते हैं। तो व्हाट इज एनोनमस डोनेशन? ऐसी डोनेशन जिसकी कोई जानकारी नहीं हो आगे, जैसे केवाईसी, नॉन केवाईसी कंप्लायंट। So following entity will be included in the total income under section 115BC and tax at the rate of 30%। सीधा 30% स्ट्रेट टैक्स लगने वाला है इसमें। कौन कौन सा है? एनी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन सेक्शन 11 में जो भी इंस्टीट्यूशन है जो सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है, अगर वो डोनेशन कोई भी लेते हैं जिसमें डोनर की आइडेंटिटी नहीं है, तो दे विल बी टैक्स एट 30%। एनी यूनिवर्सिटी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 1023 3AD में है, 6 में है, जिनकी रिसीट 1 करोड़ से कम हो, ज्यादा हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, रिसीट 1 करोड़ से कम हो, ज्यादा हो, किसी भी तरह की इंस्टीट्यूशन अगर ये होंगी, पब्लिक चैरिटेबल, पब्लिक रिलीजियस ज्वाइंट चैरिटेबल, इन सभी केस में आपको एनोनमस डोनेशन जो भी आप दिखाएंगे कि भाई हमको इस साल 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया डोनेशन आ गया, जिसका हमारे पास डिटेल अवेलेबल नहीं है। सिंस यू डोंट हैव डिटेल, so you will be taxed at the rate of straight away 30% without any benefit. So but there are certain exceptions to that। कुछ जैसा एक्सेप्शन भी है, हम जानते हैं एक्सेप्शन कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो कौन कौन से डोनेशन कवर नहीं होते हैं? फॉलोइंग डोनेशन आर नॉट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। डोनेशन रिसीव बाय ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड ओनली फॉर रिलीजियस पर्पस। मंदिर है, मंदिर में जो पैसा आता है उसमें किसी का नाम ही नहीं रहता है, बाहर बॉक्स लगे रहते हैं, उसमें पैसे डाल रहे हैं। बालाजी के मंदिर में देखिए रोज करोड़ रुपए आ रहे हैं, कुंडी लटका दी है, उसके अंदर लोग पैसे डाल के चले जाते हैं। तो वहां पे आप आइडेंटिटी डोनर की नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। तो इस तरह के जितने इंस्टीट्यूशन हैं जो रिलीजियस एक्टिविटी में है, वो सब के सब, ऑल्दो अभी हमारा डिसएग्रीमेंट है उस बारे में कि मंदिर को हम एटलीस्ट आई डोंट कंसीडर एज रिलीजियस प्लेस, तो लेकिन जो रिलीजियस एक्टिविटी को, चलिए जो लोग बाकी लोग बोलते हैं मान ले, तो रिलीजियस एक्टिविटी भी अगर उसको बोलते हैं, तो उस रिलीजियस एक्टिविटी में जो भी पैसा आएगा उसमें आपको आइडेंटिटी डोनर्स की रखने की जरूरत नहीं है। बी, डोनेशन रिसीव बाय ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड फॉर एस्टेब्लिश फॉर बोथ रिलीजियस चैरिटेबल पर्पज। हाँ, लेकिन आपका कोई एक ट्रस्ट है, मंदिर भी चला रहा है और आपका कॉलेज भी चला रहा है, हॉस्पिटल भी चला रहा है, तो जितना पैसा मंदिर को आ रहा है वो छूट जाएगा, बाकी पैसा ट्रस्ट क्या उसको आएगा, तो उसको वो टैक्स लग जाएगा। So the term anonymous donation is defined to mean any voluntary contribution where the person receiving such contribution does not maintain a record consisting of identity of the person making such contribution, indicating the name and address of the person, and such other particulars as may be prescribed by the government from time to time. Such donations will be taxed at the rate of 30% to be increased by surcharge as applicable and education says। So I think now हमारे दिमाग में बहुत क्लियर हो गई होगी बात कि जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्चेज हैं, या जब क्या नाम है गुरुद्वारे हैं, इनमें जो भी पैसा आ रहा है वो एनोनमस डोनेशन के
दायरे के अंदर नहीं आता है, लेकिन बाकी जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पैसा आ रहा है और जहाँ पे आप डोनर की आइडेंटिटी बता नहीं सकते, तो यू विल बी इन ट्रबल। और अभी तो नया वो जो अमेंडमेंट्स आ गए, 2,000 रुपए के ऊपर आप कैश डोनेशन नहीं दे सकते, तो अगेन वो अलग अलग इश्यूज साथ में ही है। नाउ व्हाट इज बर्ड आई व्यू ऑफ प्रोविजन सेक्शन 11। एक अगर मैं इसको पूरा सेक्शन 11 13 को अगर मैं पूरा कंसोलिडेट करूं तो किस तरह से सिचुएशन में कैसे कैसे होगा, मैंने फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास किया है। तो पहला है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट इंक्लूड्स वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अंडर 11(1)(a) और ये प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर ट्रस्ट फॉर्म बिफोर 1/4/62 11(1)(b। तो 11(1)(a) और 11(1)(b सब तो काम ही नहीं आता। 11(1)(a) जितना है उसके अंदर दो सब पार्ट हो सकते हैं। एक मोर देन 85% अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको सिर्फ 15% का एक्यूमुलेशन करना है और इनडेफिनिट पीरियड के लिए करना है, भूल जाइए, वैसे खत्म। आपके ट्रस्ट को कोई जवाबदेही तय नहीं है। लेकिन अगर आपने 85% से कम इन्वेस्ट अप्लाई किया है तो आपके 15% का आपको जनरल एक्यूमुलेशन मिलेगा और आपके पास फिर ऑप्शन है कि आप 11(2) में ले सकते हैं एक्सेस को, और वो जो 11(2) में लेंगे दैट इज फॉर 5 ईयर्स। और अगर 5 साल में आप उसको नहीं कर पाए तो आपको वापस जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया 11(2) में तो उस साल आपका चैरिटेबल एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो दो भाग हो गए, मोर देन 85%, लेस देन 85%, लेस देन 85% में नॉर्मल 15%, बचे हुए के लिए 11(2) की कंडीशन फॉलो कीजिए, टाइम पे फॉर्म फाइल कीजिए, रिटर्न टाइम पे फाइल कीजिए एंड गेट द बेनिफिट। रिलैक्स, योर ट्रस्ट इज नॉट गोइंग टू पे एनी टैक्सेस, सॉरी। लेकिन इफ and moreover you have to invest under section 11(5). If you do not invest under section 11(5), then your entire accumulation will be withdrawn. You won't be entitled for any tax benefits under section 11 to 13, meaning thereby whatever you will be earning will be taxed at the applicable rates. I will give you that chart also in my next slide. दूसरा, इनकम फ्रॉम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉर्पस 11(1)(d) कॉर्पस आया है, तो दैट इज फॉर अनलिमिटेड पीरियड है, आपको टैक्स भरना ही नहीं है, वो सारा का सारा पैसा एग्जेम्प्ट है। लेकिन प्रोवाइडेड यू शुड हैव अ लेटर फ्रॉम द डोनर दैट दे हैव गिवन दिस मच अमाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग एंड you have to utilize that particular amount for that particular instruction only. Then income from permissible business activity 11(4)(a) or capital gain option to apply under section 11(1)(a) can also be excised. Investment of capital gain in new capital asset, मैंने आपको बताया कि आप कैपिटल असेट में आप उसको FD बना सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट एंड सेफेस्ट वे है। नहीं तो आपको प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। इन एनी केस, इन एनी मैनर, you are not going to be taxed for purpose of capital gain. That is very clear. Law is very clear. Whenever you follow proper procedures of 11(13), that much I can bet no trust is required to pay tax for their lifetime. You have to plan, you have to make everything in such a manner कि आपके ट्रस्ट को टैक्स ना लगे। And we are planning to save the tax. We are not planning to avoid the tax. So जो लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें अवॉइडेंस और प्लानिंग के बीच में जो डिफरेंस किया है, हम उसमें से बाहर हो जाते हैं। तो क्या क्या रेट से टैक्स लगना है, बहुत बार ये प्रश्न सामने खड़ा होता है और डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम जाता है, आपको सिस्टम उठा के कभी किसी रेट से लगा देता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड किस रेट से क्या लगेगा। तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बीइंग कॉर्पस डोनेशन इट इज टोटली एग्जेम्प्ट सेक्शन 11(1)(d). काइंडली ये सीट आप लोग संभाल के रखिएगा क्योंकि आपको कहाँ कैसा कैसा रेट और कहाँ नहीं लगना मालूम पड़ेगा। दूसरा, इनकम नॉट अप्लाइड एक्यूमुलेट टू द एक्सटेंट ऑफ मोर देन 15% AOP रेट। आपने 75% अप्लाई किया, 15% मिल गया आपको नॉर्मल, बचा 10%। 10% को अगर आप 11(2) में नहीं जाते हैं तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के जो रेट है उस रेट से आपको उसका टैक्स देना है। इनकम रिसीव्ड ऑन 31 मार्च कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर फॉर यूटिलाइजेशन बट नॉट यूटिलाइज। देयर सेक्शन कॉन 11(1)(a) दैट स्टेज जिसमें फॉर्म 9A आपको भरना पड़ता है। सपोज कीजिए किसी ट्रस्ट की आपको 31 या मार्च महीने में आपको किसी ट्रस्ट का साइजेबल पैसा आया, तो आप खर्चा नहीं कर सकते ना, आखिरी मंथ में पैसा आया तो अब एक फॉर्म 9A आता है, आप उसको भर सकते हैं कि भाई इतना रुपया मुझे आया पर इतना मैं फॉर्म खर्चा नहीं कर पाया, इस खर्चे को मैं इस पैसे को अगले साल खर्चा कर दूंगा।
तो अगर आप वो फॉर्म 9A रिटर्न भरने के पहले फाइल करते तो आपको अगले साल कैरी ओवर मिलेगा उस अमाउंट को। तो जो कैरी ओवर मिलेगा, अगर उस कैरी ओवर को आप अगले साल खर्चा नहीं कर पाए तो आपको एओपी के रेट से उसको टैक्स देना है। इनकम एक्यूमुलेटेड अंडर सेक्शन 11(2) नॉट इन्वेस्टेड यूटिलाइज डोनेटेड टू अनदर ट्रस्ट। 11(2) में मैंने स्पेसिफिक एक्यूमुलेशन किया लेकिन इन्वेस्ट भी नहीं किया, यूटिलाइज भी नहीं किया, किसी ट्रस्ट को उठा के डोनेट कर दिया, तो जो एओपी के रेट है उस रेट से मुझे टैक्स देना पड़ेगा। एक्सेस बिजनेस इनकम एज असेस्ड बाय एओ, ऑफिसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपका बिजनेस है तो जो भी इनकम वो असेस करेगा उसको एओपी के रेट से आपको देना पड़ेगा सेक्शन 11(4) के तहत। इनकम डिराइव्ड अंडर 13(1)(d) एंड 13(1)(b) एओपी का रेट लगेगा, लेकिन वही इनकम अगर 13(1)(c) एंड 13(1)(d) में लेंगे तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो भी टैक्स का रहेगा उसके ऊपर ही आपको टैक्स लगेगा। अभी 30% है लेकिन वो बदला तो बदल समय के साथ वो भी बदल जाएगा। और एनॉर्मस डोनेशन अगर आपके पास 115 में है तो आपको 30% आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ पब्लिक इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 एंड 11 एंड 12 में अगर आपकी एग्जेम्प्ट नहीं है तो सेक्शन 164 इन प्ले आएगा। याद रखिए अगर 11, 12 के आपको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं तो आपको सेक्शन 164 में करना पड़ेगा अपना रिटर्न, यानी फॉर्म नंबर 5 फाइल करना पड़ेगा और एओपी के रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि फॉर्म नंबर 7 फाइल कर देते हैं और जब फॉर्म नंबर 7 फाइल होता है तो जो आपका सीपीसी है वो ग्रॉस इनकम के ऊपर टैक्स लगा देता है आपको, नेट इनकम पे टैक्स नहीं लगाता है और फिर आप उनके साथ कितना भी करस्पॉन्डेंस कीजिए वो उसको हटाते नहीं है। ये मेजर ट्रबल है और खासकर असेसमेंट ईयर 15, 16, 16, 17, 17, 18 में तो मेजरली करोड़ों अरबों रुपए की डिमांड उस पास पे निकली है जहां पे ट्रस्ट ने, हम नहीं बोलूंगा, मैं ट्रस्ट ने गलत फॉर्म अपलोड किया, उसके चलते ही उनको पेनलाइज होना पड़ा। दूसरी सिचुएशन है कि 11, 12 आपका फोरफिट कर लिया डिपार्टमेंट ने ड्यू टू कॉन्ट्रावेंशन एक्शन 113(1)(c) और 113(d), तो 164(2) फिर से प्ले में आएगा, लेकिन अब की बार टैक्स आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट से लगेगा, एओपी के रेट नहीं लगेगा अगर आपका फोरफिट किया, विड्रॉ किया कॉन्ट्रावेंशन के चक्कर में। तो बोथ केस में आपका दोनों चीजों का ट्रीटमेंट एकदम अलग अलग है। टैक्स रेट एप्लीकेबल टू पब्लिक चैरिटेबल रजिस्टर्स, तो वेयर इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट एओपी के रेट से लगेगा। फॉरफिटेड है तो मैंने आपको बताया एमएमआर से लगेगा। तो however in case where the assessee is not entitled for exemption 12, 11, 13 by virtue of provision contained in section 13(1)(b), maximum marginal rate does not become applicable। तो जो भी 164(3) का जो चार्ज रेट है वो भी 30% एज ऑन डेट उसके हिसाब से उसको देना पड़ेगा। Will attract MMR of tax only on the part of income which has forfeited exemption under the above circumstances, not on the entire income। तो बराबर है, जितनी चीज आपकी ट्रस्ट का एग्जम्पशन जहां पर जितने अमाउंट में विड्रॉ हुआ है उसको आपको एमएमआर देना है, बाकी सबको एओपी के रेट से लगाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपने अनअप्रूव्ड अमाउंट में इन्वेस्ट कर दिया तो वो जो इन्वेस्टमेंट किया है वो जितना पोर्शन होगा उसको भी आपको 30% के रेट पे आपको लगाना पड़ेगा। तो कंप्यूटेशन कैसे बनता है ट्रस्ट का, अब आप उसको देखेंगे किस तरह से ब्रॉड स्कीम ऑफ कंप्यूटेशन कैसे की जाती है। मैंने आपको यहाँ पे इस स्लाइड में बताने का प्रयास किया। सबसे पहले आपको ग्रॉस रिसीट्स लेनी है, दैट इज एक्सक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन। तो उसका हेड रहेगा इनकम, तो ग्रॉस रिसीट लेस डिडक्शंस जो भी है वो आप उसमें से माइनस कर दीजिए। जो बचेगा इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेड एंड इंटरेस्ट हो जाएगा 11(1)(a) यानी ए माइनस बी। डिडक्शंस मतलब ऑल एप्लीकेशन लेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन इंडिया जो आपने खर्चे किए हैं। डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम सेक्शन 11(1)(a) रीड विद एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 11(1)। 3 बेसिक एक्यूमुलेशन आपको 15% ऑफ 11(1)(a), ग्रॉस इनकम का 15% आपको छूट मिलती है, माइनस कर दीजिए। फिर सेकेंडरी एक्यूमुलेशन फॉर 5 ईयर्स आपको 85%, आपने 11(2) में कोई एक्यूमुलेशन किया तो उसको आप यहाँ से माइनस कर दीजिए। देन एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल गेन, क्योंकि इनकम में आपकी इनकम आ गई है तो अगर आपने एफडी बना दिया, नई प्रॉपर्टी ले दी, आप एप्लीकेशन में आप उसको कंसीडर कर लीजिए। देन एनॉर्मस डोनेशन ये आपको यहाँ माइनस करना है क्योंकि वो आपको सेपरेटली टैक्स करना है 30% के रेट से, इसलिए आपको उसको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। इसको ऐड करना पड़ेगा इनकम चार्जेबल अंडर 11(1)(b). 11(1)(b) में जो हमने डिस्कस किया है वो अगर कोई इनकम हो तो उसको ऐड कर दीजिए। डीम्ड इनकम 11(3) में अगर कोई डीम्ड इनकम है, कोई एक्यूमुलेशन आपका नहीं हुआ है
यूज नहीं हुआ है तो आप डीम्ड इनकम करके आपको ऐड करना पड़ेगा। बिजनेस इनकम नॉट इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई उसको ये ने या हम खुद ही मानते हैं कि उसमें नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे उसको ऐड कर देना चाहिए। वैल्यू ऑफ मेडिकल एजुकेशन सर्विस टू इंटरेस्टेड पार्टीज, 12 टूमेंट इंजिन को आपने ट्रस्टीज को उन सबको इंटरेस्टेड पार्टीज को जो भी आपने सर्विसेज दी है फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह सब ऐड हो जाएंगी। इनकम विच इज नॉट डायरेक्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड ट्रस्ट, ऐसी कोई भी इनकम जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के कारण नहीं हुई है वो भी यहाँ पे एड बैक हो जाएगी। तो दिस इज द ब्रॉड कंप्यूटेशन, इस तरह से हमको कंप्यूटेशन बनाना चाहिए और यही फिगर हमको वहाँ पे फॉर्म नंबर 7 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके वहाँ पे नीचे कॉलम से उसमें भरना चाहिए। मैं अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे ये बात बहुत क्लियर है कि ट्रस्ट में कोई हेड ऑफ इनकम नहीं होता है एंड ऑल्सो नो डेप्रिसिएशन इज अलाउएबल। लास्ट 3 साल से डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो अगर आपने कोई डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो उसको काइंडली एड बैक इट, काइंडली डू नॉट कंसीडर एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, क्योंकि आप पूरी की पूरी आपकी जो ये है जो पैसा पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ इनकम में कंसीडर कर चुके हैं, इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस section 115, it's a very interesting section and I don't think कि अभी बहुत लोगों ने सब्जेक्ट इस सेक्शन को पढ़ा हुआ है और ये सेक्शन आने वाले टाइम में बड़ा हवॉक क्रिएट करने वाला है। और खासकर अगर आपने ये देखा होगा अभी जो ITR-V जो नया फॉर्मेट डिजाइन हुआ इस के लिए, उसमें शुरू में आपका था इनकम और क्या इनकम दी है, कितना टैक्स भरा, कितना एडवांस टैक्स भरा, नीचे 5-6 लाइनें ऐड की है income tax on accredited income. What is this accredited income? Section 115TD is very important and kindly follow it very religiously, otherwise your assessees may land into trouble. उनको भी थोड़ा सा इस पे ये कीजिए। कोई भी ट्रस्ट, पहले आपको बताता हूँ पहले क्या होता था, इस सेक्शन के आने के पहले क्या होता था। ट्रस्ट वॉज यूज्ड एज अ टूल टू प्लान एंड इवेट टैक्सेस। कैसे? बड़े बड़े लोग, मैं छोटे लोगों की बात नहीं करता, छोटे मोटे ट्रस्ट में कोई इतना झंझट नहीं होती, बड़े बड़े लोग पहले ट्रस्ट बनाते हैं, 12A का बेनिफिट डिराइव करते हैं और फिर उसके अंदर दुनिया भर की इनकम लाते हैं जो कि टैक्स जिस पे नहीं लगता है, क्योंकि आपके पास सेक्शन 11(1) है, 11(2) है एंड सो ऑन, जिसके चलते आपको टैक्स नहीं लगता। तो होता क्या है, आपने इतना पूरा पैसा आप वहां पे ले आए और वो फिर क्या करते थे, कुछ सालों के बाद उस ट्रस्ट को डिसॉल्व कर देते थे और डिसॉल्व करके उस ट्रस्ट का जितना पैसा वो ट्रस्टी में बांट लेते थे। ट्रस्टी के पास जो पैसा आता था वो पैसा का पूरा पैसा आपका कन्वर्टेड पैसा होता था, या फिर वो सेक्शन 12 रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देते थे। तो जो ट्रस्ट बचा था वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, खुद की मालकियत की प्रॉपर्टी हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है, वो पैसा आप अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से जैसा मर्जी आए वैसा यूज करते थे। नाउ लॉ हैज चेंज्ड, डिपार्टमेंट has came to know this tax planning। अब कैसा हो गया है, अगर कोई भी ट्रस्ट है वो 12A में रजिस्टर्ड है, 12AB में रजिस्टर्ड है और समझिए उसका 12AB चला गया, आप या तो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं कर पाए या डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन उड़ा दिया या कोई कारण से आपका रजिस्ट्रेशन आपका रिन्यूअल नहीं हुआ या आपने ऐसी एक्टिविटी की जिससे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो क्या होगा, जिस दिन आपका 12A सीज होगा उस दिन आपकी सारी असेट्स की मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी, उसमें से जो लायबिलिटी माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ पैसा है वो आपने कितने साल जो 12A लेके कमाया है उसके ऊपर आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स देना है सरकार को और बचा हुआ पैसा आपका ट्रस्ट का हो गया। आपको ख्याल में आएगा विषय, अगर आपके किसी ट्रस्ट का 12A सपोज कीजिए इस साल इनवैलिड हो गया है, तो जैसे ही इनवैलिड होगा उसी साल में उस ट्रस्ट की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसका मार्केट वैल्यूएशन निकाला जाएगा। लाइबिलिटी ट्रस्ट में कुछ रहती ही नहीं नॉर्मली, इट्स वेरी मीगर, मतलब नॉर्मली आपको लाइबिलिटी मिलेगी नहीं एक्सेप्ट कोई अगर किसी को पेबल सैलरी फैलरी कुछ छोटी मोटी होंगी तो अलग बात है, अदरवाइज देयर आर नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी इन द ट्रस्ट नॉर्मली। So whatever is the market value of the property, because that property you have earned by claiming exemption under section
11 to 13, since last so many years, you have avoided paying of the taxes because of the specific scheme of taxation of the trust. So you have saved lot many taxes. Now you are treating yourself that you are not a 12-way trust, you are IOP. So whenever you are converted in this fashion, your entire asset will be valued at market price, whether to be sold or not to be sold, a separate story. And out of that, you have to pay 30% maximum marginal rate. इसमें एक एक्सेप्शन है अगर मान लीजिए किसी साल में बीच में अगर आपने जो इतने साल चला है बीच में मान लीजिए 2-3 साल आपका 12 आपके पास नहीं था या डिपार्टमेंट ने आपको अलाउ नहीं किया, तो उन 2-3 साल के अंदर जो आपकी इनकम हुई है वो इस असेट वैल्यू से माइनस हो जाएगी और बचे हुए 30% देना है. तो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी सोच के साथ ये जो टैक्स प्लानिंग जो लोग करते थे और ट्रस्ट के अंदर, इसीलिए आप देखिए एक्नॉलेजमेंट के अंदर उसको प्रोमिनेंट हिस्सा बनाया गया है. अगर आप उसको देखेंगे तो वो इसीलिए बनाया गया है कि अब कोई भी ट्रस्ट जो 12A में था और अगले साल 12A में नहीं है, तो प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 115 TD विल बी इन्वोक्ड, ट्रस्ट विल बी टैक्स अकॉर्डिंगली, सो दैट one should not use trust as a tax planning, जीरो टैक्स और पूरा पैसा घर लेके जाना, AOP बनाना, वो प्रोविजन नहीं हो सकता. लेकिन मैं बात करता हूँ हमारे जेन्युइन ट्रस्टों की भी बात करता हूँ. अगर हमारे एसएससीज हैं और वो अगर 12 के बेनिफिट हम कोई काल से रिन्यूअल नहीं कर पाए या गड़बड़ हो गई, तो उन सभी ट्रस्टीज को वो टैक्स का दंड पड़ने वाला है. इस बात की जानकारी हमें ट्रस्टीज को पहले देनी है कि दे शुड ऑल्सो बी अवेयर, क्योंकि हम लोग इतने लोग काम कर सकते हैं, हो सकता है हमसे गलती हो जाए, हमसे छूट जाए, ये हमारी भी जवाबदारी, लेकिन उनकी भी जवाबदारी है कि अपने को ये टाइम से कंप्लीट कर लेना चाहिए और 12A का बेनिफिट इंटैक्ट रखना चाहिए. इवन अगर आपके रिटर्न लेट फाइल होते हैं या आपका ऑडिट रिपोर्ट हम लेट फाइल कर दी रिटर्न टाइप के बाद में, फॉर्म 10 बाद में फाइल कर दिया, तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला. अगर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, मीनिंग देयर बाय यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द 11 to 13 बेनिफिट, मीनिंग देयर बाय यू आर कवरिंग अंडर सेक्शन 115 TD, मेकिंग थिंग्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. और अगर मान लीजिए ट्रस्ट के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत सारी है, तो ट्रस्ट इन सीरियस प्रॉब्लम है, मार्केट रेट उसकी बहुत ज्यादा रहती है, बाइंग रेट बहुत पहले की है. तो इन सबको ध्यान में रखते हुए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एज फार एज चैरिटेबल ट्रस्ट असेसमेंट अकाउंट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आर कंसर्न. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. और अब लॉ डे बाय डे कसता जा रहा है, प्रोविजंस आर बीइंग नाउ रेशनलाइज्ड, मोर क्लैरिटी आर देयर इन द प्रोविजंस. जैसे आपको 40A3 वगैरह के बेनिफिट है, TDS नहीं काटा है, तो पहले आपको एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब ट्रस्ट में एप्लीकेबिलिटी कर दी है कि आपने अगर TDS नहीं काटे हैं तो आपको 30% डिसअलाउड हो जाएगा, उसके ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा. सेम इस कैश पेमेंट्स है. तो इन सब चीजों का भी हमको डे टू डे ध्यान रखना है, क्योंकि हमको 12AB के अंदर ऑडिट रिपोर्ट सर्टिफाई करना है. वी हैव टू सर्टिफाई द ऑडिट रिपोर्ट, वी हैव टू फाइल द ऑडिट रिपोर्ट बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ द इनकम, and it's responsibility on us to carry out the audit very diligently, very carefully, report the facts properly. और क्या होता है, खासकर एक्यूमुलेशन के बारे में जो चार्ट रहता है वो कई बार बहुत गलत बनता है, जिसके चलते भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं. और अभी डिजिटल मीडिया में सारा जो आपने पिछले साल डाला है वो अगले साल ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड होकर सामने आता है. तो आवर ट्रस्ट शुड नॉट बी इन ट्रबल. इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए. हमारा अप्रोच बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा ट्रस्ट के बारे में, जो अभी तक हमको इसमें चल गया. लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीजों में हमको थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स भी सोचना चाहिए. जैसा मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड अगर चैरिटी कमिश्नर में है तो ही आपको सेक्शन 11 to 13 मिलेगा. APMC केस में जो हमने किया, जो वो पूरा जो सेक्शन 1026AA जो सेक्शन आया है, एंटायर इनकम ऑफ APMC एग्जाम, ये सारा अगर मैं बोलूँ तो हमारे मेरे कारण आया है. जब पहली बार को जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठ के डिस्कस किया कि APMC कोई एप्लीकेबल नहीं है, आपको याद होगा 2002-03 के अंदर 1021 सेक्शन अमेंड किया था और वहां से APMC को निकाल के बाहर कर दिया था, पब्लिक अथॉरिटी नहीं है करके. तो मैंने फाइट आउट करके बॉम्बे APMC और नागपुर APMC को 18 करोड़ रुपए वापस ला के दिए थे सेक्शन 12 में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में. देन वी हैव रिप्रेजेंटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट कि APMC is meant for the farmers and farmer is the biggest community in this India. It's a public charitable organization.
Then on the last budget session, Honorable Mr. P. Chidambaram Sahab has bring out the one line 1026 AAB to make exempt entire APMCs as tax exempt institution. So we have to think beyond also, जो हमारे सेक्शन है उसके बियॉन्ड जाके भी देखना पड़ेगा कि कहाँ हम इसको सिस्टम में बैठा सकते हैं और किस तरह हम 11 to 13 के बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन हमको जेन्युइन केसेस में ही और तरीके से उसको लेना पड़ेगा कि रियल में अगर एक्टिविटी हो रही है और रियल में बेनिफिट लोगों का हो रहा है तो लॉ इस तरह का बना हुआ है कि आपको कभी भी लाइफ लॉन्ग टैक्स नहीं देना है, दैट्स फॉर श्योर। आई थिंक जो मुझे कहा गया था 1.25 घंटे में आई थिंक आई हैव कवर्ड। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे, इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, आई एम ओपन। मोहित जी, नाउ टू यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you. Now the dais is open for the audience. किसी भी मेंबर की अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेरी पूछ सकते हैं। मोहित जी। हाँ जी सर। मोहित जी, मेरी एक छोटी सी क्वेरी है सुधीर जी को। हाँ जी सर, अभी इन्होंने कहा है कि जो कॉर्पोरेट फंड है वो पैसा आपका एफडीआर में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, तो क्या वो कॉर्पोरेट फंड का ही पार्ट नहीं बन जाएगा, उसे इनकम में दिखाना पड़ेगा? ऐसा मेरे साथ हुआ भी था और मैंने सीपीसी को रिप्लाई किया कि ये कॉर्पोरेट फंड का ही पैसा है और उन्होंने इस बात को मान लिया। और सुधीर जी कह रहे हैं कि आपको उसको इनकम का पार्ट भी बनाना पड़ेगा। देखिए, हाँ देखिए, टैक्सेशन का जहां तक बात है, कॉर्पोरेशन कॉर्पस फंड के ऊपर का जो भी एक्रीशन होगा वो डायरेक्टली टैक्सेबल है। तो सीपीसी ने मान लिया क्योंकि आपका स्क्रूटिनाइज नहीं हुआ, सीपीसी ने 143(1)(a) में मान लिया, लेकिन जब स्क्रूटिनी होगी तो आपका डिसअलाउ हो जाएगा कभी भी। नहीं, स्क्रूटिनी उन्होंने मेरे को क्वेरी भेजा, मैंने उस क्वेरी का आंसर दिया कि ये पार्ट बनता है, क्योंकि मैंने शायद, मुझे अभी तो याद नहीं है, लेकिन मैंने इसको कहीं पढ़ा था तो मैंने वो मेरे माइंड में रिप्लाई था, मैंने इमीडिएटली रिप्लाई बनाया और उसको फॉरवर्ड कर दिया और उन्होंने मेरे रिप्लाई को एक्सेप्ट भी किया। नहीं, एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आइडियल सिस्टम ये है कि आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता है। आइडिया आपको अकाउंटिंग एंट्री में आपको भले ही कॉर्पोरेट फंड में जाके इंटरेस्ट को क्रेडिट कीजिए, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ आपको ये अगर टैक्सेशन में अगर आपने रिलेट, तो यहाँ तो बहुत सारे केसेस पर सीआईटी ऑफिस ने बहुत जगह रिजेक्ट भी किया हुआ और यहाँ बहुत एडिशन नागपुर इस एरिया में तो बहुत, इधर बॉम्बे में तो बहुत मिलेंगे आपको केसेस। तो इट्स मोस्ट आइडियल कि वहाँ पे उसको करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सुधीर जी। एक तो सर ये पीपीटी आप जरा शेयर कर देना, बहुत आपने मेहनत की है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सिकंदर सचदेवा जी। और भी किसी मेंबर की अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। और इवन अगर लेटर भी किसी को कुछ क्वेरी ख्याल में आती है तो मेरा ईमेल आईडी भी उस पर लिखा हुआ है, मैंने शेयर, मतलब आपको मोहित जी भेज देंगे प्रेजेंटेशन के साथ में, तो यू कैन कॉल, यू कैन शेयर योर क्वेरी एनी टाइम। जरूरी नहीं कि आज अगर बाद में भी ख्याल में आता तो यू कैन ऑलवेज आस्क दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक जो क्वेरी है मेरे पास वो ये है सर कि फॉर्म 9A और फॉर्म 10 की फाइलिंग का अगर आप थोड़ा सा बता दें कि वो किस किस केस में फाइल करना होता है सर। ठीक है, फॉर्म 9A का मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ कि जैसे किसी ट्रस्ट को ईयर एंड के आसपास बहुत पैसा आता है, साइजेबल पैसा आ गया और दैट ट्रस्ट इज अनेबल टू स्पेंड दैट मनी। सपोज कीजिए कि आपके साल भर में 12 लाख की रिसीट हुई है और मार्च और फरवरी मार्च में आपको 10 लाख रुपए आ गए, तो आप उसको स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फॉर्म 9A फाइल कर दीजिए कि ये पैसा जो 10 लाख आया है बिकॉज ईयर टैग एंड पे आया है, इसको मैं अगले साल स्पेंड करना चाहता हूँ। तो अगर आप फॉर्म 9A 139(1) की डेट के पहले फाइल करते हैं तो इट विल बी डीम्ड एज ये एप्लीकेशन ऑफ मनी हो गया है और नेक्स्ट ईयर आपको वो पैसा खर्चा कर देना है। अगर आप नेक्स्ट ईयर खर्चा नहीं कर पाएंगे तो जितना पैसा आपका शॉर्टफॉल रहेगा खर्चे में वो आपकी इनकम में ट्रीट हो जाएगा अगले साल। फॉर्म नंबर 10 तो जो आपका है वो बेसिकली है जिसको आप एक्यूमुलेशन रेजोल्यूशन करते हैं। तो अगर आपको 85% से अगर आपने कम खर्चा किया है तो पैसा जो आपको बचा हुआ पैसा जो 5 साल का आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं उसको सेक्शन 11 फॉर्म 10 फाइल करना है। उसकी भी कंडीशन है कि आपको 139(1) के पहले जो डेट है रिटर्न फाइलिंग की उसके पहले आपको फाइल कर देना चाहिए, तभी आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो 9A और 10 में से सर एक ही ऑप्ट करना होता है या दोनों ऑप्ट कर सकते हैं?
दोनों आप कर सकते हैं। आप जो ईयर एंड पे जो पैसा आया उसको अगले साल के लिए आप 9 यूज कीजिए, और अगर आपको लंबे समय के लिए उसको यूज करना है तो आप उसको फॉर्म 10 यूज कीजिए। अगर आपको लगता है 2-4 साल में खर्चा करना है तो फॉर्म 10 रन लीजिए, अदरवाइज फॉर्म 9A के साथ जाइए। और अभी जो सर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो 12AA के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, 12A भी अभी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, आ जाएगा, उसका भी बहुत जल्दी आ जाएगा, पर मुझे लग रहा है 1 मार्च से ही गवर्नमेंट देगी अब उसको, अब अभी बीच में से देगी पीरियड से, 1 मार्च से आ जाएगा, 1 अप्रैल से आ जाएगा, सॉरी। तो जो ट्रांजिशन है एग्जिस्टिंग का नए में ट्रांजिशन, वो भी सर 1 अप्रैल से ही मतलब एक्सपेक्टेड है? 1 अप्रैल से, यस। तो जिनके पास एज ऑन डेट 12A के सर्टिफिकेट हैं उनको तो सिंपली सर्टिफिकेट की डिटेल डालनी है, उनको सर्टिफिकेट नया वापस तुरंत मिल जाएगा इमीडिएटली। ठीक है सर। और सर एक मेंबर की क्वेरी आई थी सर, सेक्शन 8 कंपनी जो है वो 2 मेंबर्स और 3 मेंबर्स की भी होती है शायद, उसमें क्या सर डिफरेंस है? नहीं, आप दो देखिए, सेक्शन 8 कंपनी का मतलब है बेसिकली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कहीं फर्क नहीं पड़ता आपके मेंबर 2, 3, 4, 5, 10 रहे कितने में, फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। मिनिमम का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कि मिनिमम 2% चाहिए, तो 2% से आपकी कंपनी बन जाती है। ठीक है सर। किसी और मेंबर की अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल कंक्लूड द सेशन। अच्छा सर, एक छोटी सी क्वेरी मेरे पास आई थी 1-2 दिन पहले कि कोई भी ट्रस्ट है उसको क्लोज करने का सर क्या प्रोसीजर रहता है? ट्रस्ट को क्लोज करने का प्रोसीजर किसमें, इनकम टैक्स में, कि आप उसमें पूछ रहे हैं? नॉर्मली मतलब हाउ टू वाइंड अप डिसॉल्व इट, मतलब नॉर्मली वाइंड अप करने के लिए तो जो ट्रस्ट की आपको ऐसा ट्रस्ट खोजना पड़ेगा जिसके सेम ऑब्जेक्ट हो, आप उस ट्रस्ट में इसको मर्ज कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको बंद करेंगे तो 115TD एप्लीकेबल हो जाएगा और टैक्स लगाएंगे आपको। नहीं, मान लीजिए सर ट्रस्ट की एसेट्स लायबिलिटी ऑलमोस्ट नील है, मतलब मैं आपकी बात मानता हूँ कि तो फिर आप कभी बंद कर सकते हैं। आप चैरिटी में एप्लीकेशन दे दीजिए कि इस ट्रस्ट को हम क्लोज करना चाहते हैं, वो क्लोज कर देंगे। उस क्लोजर के लेटर को आप डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए कि 12A का जो हमारा कैंसिल कर दीजिए, वी आर नो लॉन्गर आ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो छोटा मोटा जो पैसा जो भी बचा है वो हमने चैरिटी के इस ट्रस्ट को डोनेट कर दिया है, तो वो क्लोज हो जाएगा वो। ठीक है सर, ठीक है। किसी और मेंबर की अगर कोई और क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए। मैं चैट बॉक्स में देख लेता हूँ सर अगर कोई क्वेरी होगी तो। प्रकाश जी, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो। रावत सर, अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो। ये हेलो, हाँ मोहित जी। हाँ जी सर। हाँ जी, महती साहब से पूछ रहा हूँ, जो ये कंपटीशन आपने जब किया था तो उसमें दिखाया था ना ग्रॉस इनकम लेस डिडक्शन, और डिडक्शन कौन सी थी? डिडक्शन मतलब ग्रॉस डिडक्शन में लेस कैसा आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कुछ लोग क्या करते हैं, कॉर्पस डोनेशन को भी पहले इनकम में कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा। तो उसको वहां से ट्रांसफर करना है उसको। अच्छा। कई लोगों का मैंने स्टाइल ऑफ देखा सर्टिफिकेशन का कि इनकम एक्सपेंडिचर में पहले लेके आते हैं उसको और वहां से ट्रांसफर करके बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। बहुत सारे चार्ट अकाउंटेंट ये मेथड अपनाते हैं, तो उसके लिए फिर वहां मैंने डिडक्शन वर्ड यूज किया है। अच्छा, अदरवाइज सारा काम तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम में आएगा सारा। यस, बाकी रेस्ट एप्लीकेशन इज इनकम ऑफ कॉन्सेप्ट वही है। और सर अगर आप 2 मिनट लगा के, बीइंग ए ऑडिटर व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक while doing the audit of a charitable trust in form 10B, जैसे अभी कैश पेमेंट के ऊपर भी डिसअलाउंस इट इज मैंडेटरी फॉर अस टू डू, और साथ के साथ TDS वाला भी इट इज मैंडेटरी टू चेक हो गया सर कंडीशन। सो व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स विच यू वांट टू टेल सर, अगर 2 मिनट में अगर आप वो ब्रीफ कर दें तो सर। फॉर्म 10B के अंदर आपको कैश पेमेंट और TDS नहीं बताना है।
ओके, Hello? इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, मतलब सर? नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्यूमुलेशन कैसे हुए हैं, 13(3) के कुछ पेमेंट्स हुए हैं क्या, और इनकम जो अप्लाई किया है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए किया है कि नहीं किया है। ये दोनों 40A3 और जो TDS वाले जो सेक्शंस हैं वो अभी की घड़ी में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, बीइंग ए ऑडिटर 10B में उसका स्कोप नहीं है सर, मतलब वो टैक्स बिल्कुल टैक्स पेयर को अपनी ITR में ही करने हैं सर, मतलब वो? बिल्कुल 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 सही है। ठीक सर, तो लेट्स क्लोज द सेमिनार। अगर नेक्स्ट 10 सेकंड्स में अगर किसी मेंबर की कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल कंक्लूड दिस। आई थिंक सर और क्वेरीज नहीं है, सो बिरबान जी, इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज। Okay, so I really thank Sudhir ji for his wonderful deliberation, and he have taken up all the queries and also elaborated all the provisions as well as the critical points related to charitable institutions along with the audit and everything. I sincerely thank him that he have spared some valuable time from his busy schedule for this session. एंड सुधीर जी, जनरली जब हमारे फेस टू फेस सेमिनार्स होते थे नॉर्मली तो हम एक मोमेंटो स्पीकर को देते थे, बट सिंस इट इज ऑनलाइन, सो डेफिनेटली आई विल सेंड एन ईमेल यू फॉर बाय थैंकिंग यू एंड फॉर सच ए वंडरफुल डेलिब्रेशन। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।